फाइन स्टूडेंट, तो देखो ये लेक्चर 4 होगा। इससे पहले हम लोग 1, 2, 3 कर चुके हैं। तो फर्स्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन किए थे, एडवेंट्स ऑफ यूरोपियंस किए थे, ऐसा क्या सिचुएशन बना, ऐसा क्या कंडीशन बना जिसकी वजह से यूरोपियंस भारत की ओर आना शुरू कर दिए। उस कंपटीशन में पोर्टुगीज़ सबसे आगे हो गया, आगे निकला, फिर पीछे पीछे डच आया, और फिर डच के पीछे पीछे इंग्लिश भी आएगा, फिर इंग्लिश के पीछे पीछे तुम्हारा डेनिश भी आएगा, और फिर डेनिश के पीछे पीछे फ्रेंच भी आएंगे। तो यही एक सिलसिला बना। तो फर्स्ट लेक्चर में देखे थे हम लोग। सेकेंड लेक्चर में पोर्टुगीज़ के बारे में पढ़े थे, वास्को ड गामा के बारे में पढ़े थे, पेड्रो कैब्रल के बारे में हम लोग समझे, किस तरह सेटलमेंट हुआ है पोर्टुगीज़ का, क्यों कोस्टल एरियाज तक ही सिमट कर रह गए, वो भी हम लोग समझने का प्रयास किए। ब्राज़ील कितना इंपॉर्टेंट बना पोर्टुगीज़ के लिए और उसमें पेड्रो कैब्रल का क्या रोल है, तो वो भी हम लोग कर चुके हैं। किस रीजन से पोर्टुगीज़ एम्पायर डिक्लाइन हुआ भारत में, एंड सो ऑन। थर्ड लेक्चर में हम लोग समझने का प्रयास किए कि डच जो नीदरलैंड से आया, करेक्ट, तो डच क्यों नहीं उतना कामयाब हो पाया, या डच ने क्या क्या सिग्निफिकेंस दिया है भारत में, डच का ध्यान क्यों ज़्यादा इंडोनेशिया की तरफ था, बैटल ऑफ अम्बोयना क्या था, ट्रेजेडी ऑफ अम्बोयना क्या था, डच कौन से प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे भारत के, इंडियन सॉल्टपीटर लाइक कॉटन, सिल्क, ये सभी चीज़ हम लोग समझे हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा लेक्चर 4, इसमें हम लोग 95% कंटेंट समझने वाले हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है भारत के हिस्ट्री में। जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस है वो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि यही कंपनी है जो आगे जाके साम्राज्य को क्रिएट करेगा भारत में। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको बहुत समझना होगा। चलो, तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी तक। फर्स्ट, एडवेंट्स ऑफ यूरोपियंस, इंडिविजुअल ट्रेडर्स, कंपनी, यही पढ़ रहे हैं। इस सेगमेंट को हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में भी। आगे देखो, ये फिगर तुम लोग कई बार देख चुके हो। सबसे पहले पोर्टुगीज़ आया, फिर डच पुलिकेट में सेटलमेंट किया है। डच के लिए पुलिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह था, तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था वो। और उसका देखेंगे इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश ने जो अपना फैक्ट्री बनाया वो सूरत में ही बनाया था आफ्टर बैटल ऑफ स्वाइली, और फैक्ट्री 1613 में बन के उभरा है। 12 में बैटल ऑफ स्वाइली हुआ था। जब 12 में 1612 में जब बैटल हुआ स्वाइली, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि 1613 में एक साल बाद वहाँ पे फैक्ट्री बना। ये जो फैक्ट्री बना सूरत का, वो परमानेंट फैक्ट्री था। उससे पहले मसूलीपट्टनम में भी उसने एक फैक्ट्री बनाया, बट वो परमानेंट नहीं है, वो तुम्हारा पोस्ट फैक्ट्री है, कह सकते हो, ट्रेडिंग पोस्ट कह सकते हो। यदि सही वर्ड का मैं चुनाव करूं तो वो ट्रेडिंग पोस्ट है। अच्छा, क्या अंतर होता है विद्यार्थी लोग कंपनी या फैक्ट्री या फिर ट्रेडिंग पोस्ट में? तो ट्रेडिंग पोस्ट का मतलब होता है ऐसा सेटलमेंट, ऐसा जगह जहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं। वो कोई फैक्ट्री नहीं है, वो कोई कंपनी नहीं है, ऐसा जगह जहां पे ट्रेड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग पोस्ट। ट्रेडिंग पोस्ट, POST पोस्ट, समझ गए? तो मसूलीपट्टनम ट्रेडिंग पोस्ट रहा है, ब्रिटिश का भी है। हाँ, उसका फिर हम लोग डेनिश का भी देखेंगे और फ्रेंच का भी हम लोग देखेंगे। फ्रेंच, देखो फ्रेंच के लिए पौंडीचेरी कितना इंपॉर्टेंट है, और वो भी लंबा रहा है पौंडीचेरी में। जस्ट लाइक पोर्टुगीज़ अपने अंदर जो दमन, दीव, गोवा रखा ना, उसी तरह पोर्टुगीज़ ने भी फ्रेंच ने भी पौंडीचेरी को अपने अंदर लंबा समय तक रखा है। तो फ्रेंच की हिस्ट्री का बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा पौंडीचेरी का रेलेवेंस तुम लोग को। आगे देखते हैं। ये देखो, ये कंपनी है, कंपनी का क्रोनोलॉजी डिफरेंट है। सबसे पहले कंपनी कोई बना तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसके बारे में आज हम लोग समझ लेंगे अच्छे से। और 1600 में बना है ये, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ है ना, वहाँ की जो किंग है, उन्होंने परमिशन दिया, उसके बाद वो बना। उसके बाद एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है ये। दुनिया का सबसे रिचेस्ट प्राइवेट कंपनी बन के उभरा था ये, बाद में कोलैप्स कर गया, ठीक है, करप्शन के वजह से, मिसगवर्नेंस के वजह से। उसका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी भी बना 1628 में, वहाँ लंबा नहीं चल सका ये, ठीक है। उस तरह देखो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी दिखेगा तुमको, स्वीडिश का भी दिखेगा। तो यहाँ समझते इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लोगो देख सकते हो तुम लोग।
तो यहाँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इस लेक्चर में? इसमें समझने वाले हैं इस्टाब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, टैक्टिस अडॉप्टेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, किस कारण से इस्टाब्लिशमेंट हुआ, शुरुआत का किस तरह का एफर्ट रहा, और सेटलमेंट एंड अदर 3 प्रेसिडेंसी। वही जो प्रेसिडेंसी है आने वाले समय में पूरा ब्रिटिश को सहयोग किया एम्पायर को कंसोलिडेट करने में। 3 प्रेसिडेंसी का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। आखिर ये तीनों ने हेल्प किया ना ब्रिटिश को और आगे बढ़ने में। और एक समय ऐसा आया था कि लगभग होल इंडिया ब्रिटिश का गुलाम बन चुका था। तो एक गुलामी जो है, गुलामी बनने का जो प्रोसेस है, उसमें ये 3 प्रेसिडेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड लास्ट में पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी डिक्लाइन कैसे हुआ, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी डिक्लाइन हो गया। जब हम देखेंगे 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको हम लोग फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं एज पर बी डी सावरकर, तो उस हिसाब से देखोगे तो विद्यार्थी लोग कंपनी का जो क्रुएलिटी है सबको पता चल गया। और उस समय क्राउन रूल शुरू हो गया, यानी कि ब्रिटिश डायरेक्ट वहाँ से कंट्रोल करेगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी नो मोर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी नो मोर कमर्शियल बॉडी। तो फाइनली क्या हुआ कि 1873 में, आई रिपीट 1873 में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से खत्म हो गया, फुल खत्म, बोरिया बिस्तर बांध के चला गया। हम देखेंगे उससे पहले ही 1813 का चार्टर एक्ट हो, 1833 का चार्टर एक्ट हो, उसमें हमें क्लियर पता चल गया था कि जो क्राउन है ऊपर से बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहा है। इनफैक्ट तुमको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही ये चीज़ दिख जाएगा कि ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। ऊपर से कंट्रोल करने का मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल कर रहा है तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी पे। गॉट इट? तो चलते हैं, समझते हैं चीज़ों को। यहाँ से शुरू करते हैं लेक्चर को। इस्टाब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो क्या है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी? ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, ठीक है, बहुत सारे बन गया, क्योंकि देखो यूके इज नोन फॉर द मर्चेंट्स। यूको यूनाइटेड किंगडम कहा था कि बनिया का देश है। यही तो ट्रेडिंग मेंटेलिटी के साथ ये पूरा कॉलोनी बना दिया वर्ल्ड को। सब बनिया क्लास है, ये सब एक नंबर का रिच, एक नंबर का मर्चेंट क्लास है ये, समझ रहे हो ना? तो ये सब ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, जिसको क्या कहते थे? मर्चेंट एडवेंचरर्स, यानी कि मर्चेंट जो है बहुत ही एडवेंचर्स है, ये ग्रुप का नाम है, समझे? और ये कि अपना कंपनी बनाए थे इंग्लैंड में ही, जिसको कहते हैं हम लोग ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स या मर्चेंट एडवेंचर्स। ये एसोसिएशन बनाए थे, यानी कि कंपनी बनाए थे 1599 में। और घटना समझो, ये सब इंग्लैंड में हो रहा है, लंदन में हो रहा है, ये सब चीज़ इंग्लैंड में हो रहा है, समझे? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बना है, फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी जो बना एशिया में, फर्स्ट है ना, उसके बाद डच ने बनाया था 1602 में। एशिया में जो फर्स्ट बना यूरोप का कोई भी कंपनी, तो वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। आर यू गेटिंग मी? समझ पा रहे हो ना? हाँ, उस समय इसका नाम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, उसका नाम कुछ और था। मैं ये बताऊंगा, उसका नाम कुछ और था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो नाम जो पड़ा है वो तुम्हारा 1708 के बाद पड़ा है नाम। उससे पहले उसका नाम कुछ और था, इस कंपनी का नाम। और इस कंपनी को हम जॉन कंपनी भी कहते हैं, ठीक है, उस समय जो 1600 में बना था। एम क्या था स्टूडेंट? क्योंकि कोई भी कंपनी बन रहा है तो उसका कुछ एम होगा ना। इसका एम ये था कि स्पाइसेस और पेपर जो ट्रेड है, ठीक है, जो कि ईस्टर्न आर्किपेलागो में चल रहा है, इंडोनेशिया में चल रहा है, इंडिया में चल रहा है, उसमें खुद को भी शामिल करना। क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट कि यूरोपियंस को पता है कि स्पाइस ट्रेड कितना इंपॉर्टेंट है ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, और डच कितना अमीर हो गया उससे, पोर्टुगीज ने कितना अपने आप को बदल दिया बिकॉज ऑफ द ट्रेड। तो जाहिर सी बात है इसका भी नज़र में वो ट्रेड आएगा ही आएगा। मैं इसको ये भी पता है कि डच का कंट्रोल है वहाँ पे इंडोनेशिया में, तो इसलिए वो ज़्यादातर इंडोनेशिया की तरफ फोकस नहीं करेगा। ब्रिटिश का जो फोकस होगा इंडिया होगा। इसलिए देखते हो ना कि ये थ्रू आउट द जर्नी ज़्यादा ब्रिटिश ने फोकस किया है, तो इंडिया को फोकस किया है, इंडोनेशिया को नहीं किया है। और हम लोग कल जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ट्रेजेडी ऑफ अम्बोइना। अम्बोइना में भी तो यही हुआ, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ दोनों के बीच में, डच और इंग्लिश के बीच में, कि तुम ये संभालो और हम इंडिया को देखते हैं। चला गया। फिर 1824 के आसपास एक ट्रीटी साइन हुआ था दोनों के बीच में, जिसके हिसाब से तो और सेपरेट हो गया कि डच अपना संभालेगा नीचे का हिस्सा,
करेक्ट, यानी कि इंडोनेशिया वाला हिस्सा और श्रीलंका का हो, बर्मा हो, इंडिया का हो, वो पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगा। यही देखे थे हम लोग। तो इमीडिएट एम क्या था, जो बनने के पीछे का मकसद क्या था कि कंपनी का भी वो होल्ड हो स्पाइसेस और पेपर ट्रेड में, जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में चल रहा था, वो ईस्टर्न आर्किपेलागो में जो चल रहा था, इंडोनेशिया, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया में। मगर वो ज़्यादातर फोकस इंडोनेशिया में नहीं करेगा, उसको फोकस एरिया क्या रहेगा, इंडिया ही रहेगा। आगे देखो, इसको जो मिला रॉयल जो चार्टर मिला, यानी कि रॉयल चार्टर मतलब क्या कि डॉक्यूमेंट्स मिला कि जाओ तुम ट्रेड कर सकते हो। तो ये किसके द्वारा मिला है, क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा मिला है, जो लास्ट दिसंबर यानी 31 दिसंबर 1600 को ये मिला था। ये शुरुआत में बच्चे लोग 15 साल के लिए दिया गया था, ये शुरुआत में ये 15 ईयर्स के लिए दिया गया था, फिर एक चार्टर ला के इसको एक्सटेंड कर दिया गया इन्फिनाइट पीरियड के लिए कि जितना करना है करो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बाद में फिर रेगुलेटिंग एक्ट ला के, चार्टर एक्ट ला के फिर रिस्ट्रिक्ट किया गया, वो विषय दूसरा है, वो बहुत बात का विषय है। मैं शुरुआत में कितना साल के लिए दिया गया था, 15 साल के लिए दिया गया था कि आप ईस्टर्न वर्ल्ड में जाके आप 15 साल के लिए ट्रेड कर सकते हो। मैं देखा कि ये लोग ट्रेड बेटर चल रहा है, इन लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो 15 साल वाला क्लॉज हटा के इन्फिनाइट पीरियड कर दिया गया कि जितना लंबा करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना कि कंपनी एक्वायर्ड मोनोपोली टू ट्रेड विथ एशिया। और कहाँ एरिया के कहाँ से कहाँ तक बांधा था, केप ऑफ गुड होप, याद है केप ऑफ गुड होप किसने ढूंढा था, डायस ने। वहाँ से लेके चाइना तक ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकता है। वो दायरा जो फिक्स किया था, वो जो डॉक्यूमेंट में जो फिक्स हुआ था, वो डॉक्यूमेंट कौन दिया था, तो क्वीन एलिजाबेथ वन दिया था। ये क्वीन है इंग्लैंड की, उस समय की बात समझे। और फलस्वरूप क्या हुआ विद्यार्थी लोग कि थॉमस स्मिथ पहला गवर्नर बने हैं कंपनी का, क्योंकि जब कंपनी बना है तो कंपनी का मुखिया भी होना चाहिए, कंपनी का हेड भी होना चाहिए। तो कंपनी के जो हेड थे वो थॉमस स्मिथ थे, और जो कमांडर ऑफ फर्स्ट बॉयज यानी कि जो पहला आदमी जो ये सबको यात्रा को कंप्लीट करेगा, जो आएगा इंडिया की तरफ, वो कौन है, जेम्स लैनसेस्टर। समझ गए स्टूडेंट, ये कुछ नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का नाम है। जैसे वास्को ड गामा कितना इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है पोर्टुगीज़ के लिए या पूरा यूरोप के लिए, तो इंग्लिश के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है जिसने शुरुआत में भूमिका अपना अदा किया है, तो वो थॉमस स्मिथ है एज अ फर्स्ट गवर्नर ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो कमांडर रहे हैं, यानी कि वॉय जो यात्रा होगा, समुद्री जो यात्रा होगा, उसमें जो कमांड करेंगे, जो लीडर होंगे, उनका नाम क्या होगा, जेम्स लैनसेस्टर। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। फाइन, तो यहां पे देखते हैं स्टूडेंट, आखिर क्या कारण है ईस्ट इंडिया कंपनी का बनने का, इसके पीछे भूमिका क्या था। तो यहाँ पे समझो, एक तो ह्यूज प्रॉफिट, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो कंपनी बनने का मतलब ही है कि इंडिविजुअल ट्रेड करोगे तो उतना पैसा नहीं कमा पाओगे, एक आइडेंटिटी भी नहीं रहेगा। वेल्थ कमाने के लिए जरूरी है कंपनी का गठन हो, और जानते हो कि ईस्टर्न ट्रेड तो बहुत इंपॉर्टेंट है वेल्थ के मामले में, है ना। दूसरी बात, अट्रैक्टेड बाय वेल्थ, यानी कि पहले ह्यूज प्रॉफिट होता था और ट्रेड करके, इंडिया के साथ ट्रेड करके, समझे, ईस्टर्न आर्किपेलागो के साथ ट्रेड करके बहुत ह्यूज प्रॉफिट हो सकता है, ये एक अनुमान। दूसरा क्या है कि इंडिया का वेल्थ को देख के ना यूरोपियंस लोग पूरा वो रहता था कि अरे इंडिया बहुत रईस है। और तीसरा क्या फैक्टर है, थ्रेट है। तो तीनों को समझो। तो पहले समझते हैं हम लोग ह्यूज प्रॉफिट्स। देखो, हाई प्रॉफिट्स अर्न बाय द पोर्टुगीज, सही बात है ना, प्रॉफिट तो बहुत, पोर्टुगीज ने तो बहुत पैसा कमाया इंडिया में आके। वास्को ड गामा का जर्नी याद कर लो, जो पहला जर्नी में वो जो सामान ले गया था, तो बहुत कमाया ना उसमें, है ना। जितना उसका लागत था उसके कंपेयर में 60 टाइम ज़्यादा उसने कमाया था पहला जर्नी में ही। तो जिस हिसाब से प्रॉफिट कमाया पोर्टुगीज़ ने, है ना, यहाँ से ईस्टर्न ट्रेड से ये अट्रैक्ट हो गया, यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अट्रैक्ट हो गए, वो भी पीछे पीछे दौड़ते हुए आएगा। ये पहला रीजन, ह्यूज प्रॉफिट्स। और यही नहीं, डच भी जो कमा रहा था वो भी नज़र आएगा। दूसरा देखो, दूसरा इंटरनेशनल कुछ इवेंट की वजह से। याद करो बच्चों लोग, उस समय वर्ल्ड में ना, उस समय यूरोप में कुछ युद्ध चल रहा था, और इससे पहले भी लेक्चर में बता चुके हैं। याद करो, एक साथ आया ना स्पेन और पोर्टुगल, उसका युद्ध चल रहा है इंग्लैंड के साथ भी, स्पेन का युद्ध चल रहा है हॉलैंड के साथ भी, और स्पेन का युद्ध चल रहा है इंग्लैंड के साथ भी। तो फाइनली 1588 में, कहें कि लास्ट ऑफ द 16th सेंचुरी, इसमें इंग्लिश ने स्पेन को जीत लिया।
जब स्पेन को जीत लेगा तो उसके अंदर एक इंटरप्राइजेस वाला सेंस आएगा और कहेगा ठीक है, हम भी वॉयज करेंगे, हम भी इंटरप्राइजेस बनाएंगे, हम भी पोर्टुगीज़ की तरह रूल करेंगे, हम भी कंट्री को कॉलोनाइज करेंगे। तो ये सेंस आया, क्योंकि एक बार कोई भी जीतता है तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। स्पेन को राउंड दिया था पकड़ के इंग्लैंड ने उस समय 1588 में, और स्पेन का हार हुआ कि नहीं हुआ। फिर बाद में जानते हो वही 60 इयर्स वार भी बताए तुम लोग को, नीदरलैंड वर्सेस स्पेन का। और ऐसे कंडीशन में पोर्टुगल भी स्पेन का हिस्सा बना, आइबेरियन पेनिनसुला बना ना जी। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ साल बाद फिर पोर्टुगल अलग हो गया, क्योंकि स्पेन जब खत्म हो जाएगा स्पेन का पावर तो पोर्टुगल इंडिपेंडेंट हो ही जाएगा, क्योंकि शुरू से पोर्टुगल इंडिपेंडेंट ही रहा था। अच्छे समझो, सुनो अच्छे से क्या बोल रहे हैं। तो जो इंग्लैंड का विक्ट्री है स्पेन के ऊपर, ये एक सेंस दिया कि यस, हम भी व्यापार कर सकते हैं, हम भी इंटरप्राइजेस बना सकते हैं, समझे, हम भी वेंचर आउट कर सकते हैं, हम भी सेलर्स को भेज सकते हैं, जैसे पोर्टुगीज ने भेजा है, जैसे डच ने भेजा है। अब देखो यहाँ पे देखो क्लियर दिया है कि एक यदि वॉयज हो, एक यात्रा हो ट्रेड के लिए, तो उससे फ़ायदा क्या है कि जितना लागत है, जितना इनपुट है, उतना तो कमाई हो ही रहा है, साथ में 220% प्रॉफिट कमाई होने का चांस है। यानी कि 100 रुपया लगा लेट से ट्रेड में, तो 100 रुपया तो वापस हो ही रहा है, 100 का 220% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसा ट्रेड कौन नहीं करना चाहेगा। और यूके तो बनिया क्लास के लिए जाना जाता है। जब इतना ह्यूज प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों नहीं आएगा ये इंडिया की तरफ, बात समझे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूज प्रॉफिट अट्रैक्ट किया और जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी बना। दूसरा रीजन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, वेल्थ से अट्रैक्ट हो गया। कैसे, देखो बच्चे लोग, ये जॉन मिल्टन हॉल, ठीक है, ये जब अकबर के कोर्ट में आया था, किंग ने भेजा था इसको, थोड़ा जानते हो कि पहले से यूरोपियन और इंडिया का पहले से वो है व्यवस्था कायम है। जब ये आदमी एज ए एम्बेसडर बन के, दूत बन के अकबर के कोर्ट में आया तो ये भौचक्का हो गया वेल्थ देख के, इंडिया के वेल्थ। बोला कि बताओ, अकबर के पास इतना सोना है, सब रिच है, बहुत रईस लोग सब है। ये जाके इंग्लैंड में बोल रहा है कि देखो हम ऐसा कंट्री, वहाँ बहुत लोग अमीर सब हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ नहीं है यहाँ। तो क्या मैसेज गया होगा वहाँ पे, तो वो लोग भी सोच रहे हो कि अच्छा इतना रईस है, तुम देख के आ रहे, तुम झूठ तो नहीं बोलेगा जो बात है, ठीक है। तो एक कहते नहीं जो कि एक माइंड में चलना शुरू हुआ कि बताओ इंडिया इतना रईस है। तो ये जॉन मिल्टन हॉल, इंडियन मर्चेंट, ये आया था इंडिया में और अकबर के कोर्ट में आया था 1599 में। ये अट्रैक्ट हो गया हमारे प्रॉस्पेरिटी को देख के, इंडियन इकोनॉमी की प्रॉस्पेरिटी को देख के बहुत अट्रैक्ट हो गया। ये जाके यूरोप में बोलेगा, है ना। तो एक पीछे से भूमिका तैयार हो रहा है माइंड में। जैसे सिंपल बात है, तुम लोग बच्चे लोग यदि आईएएस का जो लाइफ स्टाइल यदि तुम लोग देख लोगे कि कितना रुतबा है, कितना उसको अलाउंसेस मिल रहा है, दुनिया भर का चीज़, तो एक आएगा ना, तुम भले बनो ना बनो, तुम घर में ज़रूर बोलोगे कि देखो मम्मी ऐसा है, पापा ऐसा है, ये वो, भौकाल क्रिएट हो जाएगा एक। तो ये जॉन मिल्टन ने भौकाल क्रिएट किया वहाँ पे जाके, यूके में वापस जाके। और तीसरा रीजन देखो, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रीजन मैं कह सकता हूँ, थ्रेट। अब थ्रेट कैसे कि 1590s में जब डच ट्रेड इन द ईस्ट इंडीज वॉज सीन एज अ थ्रेट टू द इंग्लिश ट्रेड। अब डच देखते हो, डच भी पावरफुल बन रहा था ना यहाँ पे आके, इंडीज़ में आके, इधर इंडोनेशिया सब में आके। तो इसको लगा कि भाई डच जो है ये कुछ ज़्यादा ही ट्रेड में निकल गया है और हम ट्रेड करने जाएंगे तो पक्का ये हमको अपोज करेगा। तो हमारा चैलेंजर तो बहुत है, हमारा चैलेंजर पोर्टुगीज है, हमारा चैलेंजर क्या है, डच है। तो कम से कम इसको लिपटाना होगा, इसको नहीं लिपटाएंगे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए हम पावरफुल ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते। चलो, अब पहला कंपनी बनाने वाला यही है, भले ही लेट आया हो। क्यों? अकेले इंडिविजुअल ट्रेडर्स के रूप में आता तो रौन देता पकड़ के सब इसको। मैं एक कंपनी के रूप में जब आया है तो बड़ा उसका आइडेंटिटी होगा ना। इसलिए इन 1590s द डच ट्रेड इन द ईस्ट इंडीज वॉज सीन एज अ थ्रेट टू द इंग्लिश ट्रेड एंड द इंग्लिश मर्चेंट। इसलिए उसको डर था कि इंडिविजुअल ट्रेड करेंगे तो डच हमको आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि डच बहुत वहाँ पे एरिया को ऑक्युपाई करके बैठा हुआ है। इसलिए इन्होंने क्या निर्णय लिया कि हम कंपनी के रूप में जाएंगे। कंपनी के रूप में जाएंगे तो एक्स्ट्रा एडवांटेज, आइडेंटिटी का, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी का, समझे ना, कॉर्पोरेशन का, अनुशासन का, डिसिप्लिन का, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का, सबका फायदा होता है कंपनी को।
तो इसलिए इंग्लिश मर्चेंट ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए 1600 में एक कंपनी बनाया। अब सुनो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। यही कंपनी बाद में जाके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनता है। बट इस कंपनी का नाम अभी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, यानी कि लंदन का कंपनी या लंदन का मर्चेंट्स का कंपनी जो कि ट्रेड करेगा ईस्ट इंडीज, कंपनी का नाम है। बात समझे? कंपनी का नाम क्या है? एक कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज का मतलब वही भारत का साउथ ईस्ट एशिया वाला जगह। हाँ, इसको कहाँ तक मिला था? पैसेज कहाँ तक मिला था? केप ऑफ गुड होप से लेके चाइना तक का ट्रेड मिला था। तो उसमें तुम्हारा ईस्ट इंडीज सब आ जाएगा, इस वाला एरिया। स्टूडेंट देखो यहाँ पे तुमको समझना होगा। तो कहोगे सर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फिर क्या रेलेवेंस है? यही जो कंपनी है बाद में जाके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना। कब बना? फिर सवाल ये कब बना? देखो विद्यार्थी लोग, क्या हुआ था कि 1708 बहुत ही ऐतिहासिक चीज हुआ था। यानी कि कह सकते हो कि 1700 के आसपास जो इंग्लिश पार्लियामेंट है, इंग्लिश पार्लियामेंट में विग्स, WHIGS, विग्स एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो जीत के आया। कहाँ पे? वहाँ पे इंग्लैंड में। और उसने क्या बोला कि कब तक ये खाली यही कंपनी सब रहेगा, ये कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, कब तक यही कंपनी मोनोपोली करेगा? हम नहीं सह सकते हैं, और कंपनी होना चाहिए, यहाँ से कंपनी और जाना चाहिए। तो इसके दबाव में एक कंपनी और बनाया गया। बढ़िया सुनो, एक कंपनी और बनाया गया इंग्लैंड से, उसको भी भेजा गया, वो फेल कर गया। वो कंपनी पूरी तरीके से फेल कर गया, क्योंकि सबका लक उस लेवल का नहीं होता है। हर ट्रेडिंग कंपनी आगे बढ़े जरूरी थोड़ी है। तो विक्स पॉलिटिकल पार्टी जो इंग्लैंड में आ चुका है, अच्छा खासा आ चुका है, तो उसके दबाव से क्या बना? एक कंपनी बना। वो कंपनी इंडिया में आया मगर सक्सेसफुल नहीं आया, वो फेल हो गया। तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट से और भी पॉलिटिकल पार्टी से दबाव आया कि जो ये कंपनी है, कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, और जो कंपनी जो अभी इंग्लैंड से आया है जो फेल कर गया, दोनों कंपनी को मर्ज कर दो। तो मर्ज कर दिया गया। अब मर्ज कब किया गया? 1708 में किया गया। कब किया गया? 1708 में किया गया। तब से उसका नाम पड़ा यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। उसमें शब्द क्या जुड़ा? यूनाइटेड वर्ड जुड़ा। और वही जब यूनाइटेड वर्ड जुड़ा तो वो कुछ नहीं, वही क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी है। समझ रहे हो ना? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पीछे का इतिहास क्या है? शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। शुरू में कंपनी का नाम क्या था? कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। 1708 में यही कंपनी का नाम क्या हुआ? यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। और वही यूनाइटेड जो शब्द है कंपनी के साथ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यदि शुरू में भी तुम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहे हो तो वो भी गलत नहीं है। आखिर मेजर चीज़ तो वही है। सेकंड कंपनी तो फेल ही कर गया, सेकंड कंपनी तो मर्ज न कर गया जी। और सेकंड कंपनी कोई सक्सेसफुल तो रहा नहीं भारत में। माँ तुमको ये पता होना चाहिए जरूर कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नामकरण एक्चुअल में कब से स्टार्ट हुआ। तो 1708 से स्टार्ट हुआ और 1863 तक गया है, क्योंकि 1863 वो समय है जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा खत्म हो गया भारत से, और बोरिया बिस्तर बांध से भारत से वो चला गया। तो 1708 से लेके 1863 ये पीरियड है जहाँ पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ट्रेड को कैरी किया है। समझ गए स्टूडेंट? चलो आगे देखते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ, करेक्ट, ये हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, मैनेजमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मैनेजमेंट, आखिर देखो यही तो खास बात है ब्रिटिश का। अभी भी देखो भारत में ब्रिटिश का ही व्यवस्था चलता है, डीएम IPS सब ब्रिटिश का ही बनाया हुआ चीज़ है। जजेस, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव सब उसी का है। तो कह सकते हो कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिश शुरू से ही बहुत बेटर रहा है। इनफैक्ट दुनिया को उसने बहुत कुछ दिया। और ये चीज़ तुमको यहाँ पे भी दिखेगा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रन करना है। तो कंपनी को रन करना है तो अच्छा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको, ब्यूरोक्रेसी ठीक से बनाना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ठीक से बनाना होगा। तो ये बनाया, और यही तो एक रीज़न है कि इतना स्ट्रक्चर बेहतरीन था कि ये स्ट्रक्चर तुम्हारा 250 साल से भी ज़्यादा चला है। ये स्ट्रक्चर कंपनी का जो 1600 में मिला ना उसको,
बच्चे लोग कब मिला परमिशन इंडिया में आने का? 1600 में। और कब से? 1853 तक था, सॉरी 1863 तक था। तो क्या 250 ईयर्स प्लस हुआ कि नहीं हुआ? और उतना ही नहीं, कंपनी का जो नियम था वो तो तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन में भी गया है। अभी तो कंपनी चला रहा है, बाद में एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक सेवा में भी वो चीज़ गया है। प्रशासन चलाने में भी ये टेक्निक यूज़ हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत बेनिफिट हुआ बाद में भी। अब देखो क्या व्यवस्था क्या था, देखो पहले यहाँ समझो, स्पीकर में अच्छे से समझो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब देखो कंपनी कोई बना रहा है तो उसका प्रोमोटर होगा ना, शेयर होल्डर होगा ना, शेयर होल्डर जिसने पैसा लगाया होगा कंपनी में, करोड़ करोड़ दिया होगा, अभी का भाषा बोल रहे करोड़, पाउंड दिया होगा, तो उसको बोलते हैं प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब जिसका ओनरशिप है। द कलेक्टिव बॉडी ऑफ द शेयर होल्डर्स वर नोन एज कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, यानी कि जो शेयर होल्डर है, कंपनी का जो मालिक सब है, जिसने पैसा लगाया, क्योंकि बहुत सारा बनिया क्लास का ही है, बहुत सारा मर्चेंट्स आए, इसमें बहुत सारा पैसा खर्च किए ना, तो वो सब क्या है, उसको क्या बोलेंगे? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर बोलेंगे। सब शेयर होल्डर सब है, समझे? इसका काम क्या, क्योंकि ये कंपनी यही चला रहा है, यही पैसा दे रहा है, तो इसका काम है कि एनुअली प्रत्येक साल 24 डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाए। 24 डायरेक्टर्स, 24 डायरेक्टर्स को ये क्या करेगा, शेयर होल्डर क्या करेगा? अपॉइंट करेगा, ताकि कंपनी का बिजनेस को चलाया जाए। और इसी डायरेक्टर को हम कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि 24 डायरेक्टर बैठेंगे तो क्या हो जाएगा? वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो जाएगा। तो स्टार्ट कैसे हुआ विद्यार्थी लोग, बात समझो अच्छे से। अभी कौन है? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर मतलब कि जो शेयर होल्डर, जो कंपनी का मालिक है, जिसका पैसा लगता है, उसका काम क्या है कि 24 डायरेक्टर को वो अपॉइंट करेगा कंपनी को चलाने के लिए। और वही 24 डायरेक्टर जो है उसी को बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो क्या लिखा गया देखो फिगर में, देखो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर है, यानी कि जो शेयर होल्डर है वो अपॉइंट करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, बढ़िया समझना, ये दोनों चीज़, चाहे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर हो चाहे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो, ये दोनों इंग्लैंड में है। ये दोनों इंग्लैंड का कोर्ट है, ये इंडिया का नहीं है। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? गवर्नर को अपॉइंट करेगा, वो गवर्नर इंडिया में काम करेगा। तो इंडिया में जो फिजिकल जो प्रेजेंट रहेगा वो कौन होगा? गवर्नर होगा। इसलिए तो हम लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव क्या था? गवर्नर था। सुनो अच्छे तो क्या बोल रहे हैं हम? रॉबर्ट क्लाइव क्या था? गवर्नर था, वॉइसरॉय था। यह परंपरा यहीं से स्टार्ट हुआ है, बात समझो ठीक से। तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर ने क्या किया? जो कोर्ट ऑफ शेयर होल्डर है उसने क्या किया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को चुना। एक साल में कितना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को चुनेगा? 24 को चुनेगा। अब फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, दोनों इंग्लैंड में ही है। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? फिर गवर्नर को चुनेगा। इंडिया में जहाँ जहाँ प्रेजेंस है कंपनी का, वो गवर्नर को चुनेगा। गवर्नर का काम क्या है कि जो जो प्रेसिडेंसी में ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट है, कंपनी है, वहाँ पे अलग अलग गवर्नर रहेंगे। तो इसलिए मद्रास में अलग गवर्नर, कलकत्ता में अलग गवर्नर, और तुम्हारा बॉम्बे में अलग गवर्नर। आया समझ में? वो तो बाद में ना हुआ जी, 73 रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ कि गवर्नर बना दिया, कॉमन कर दिया कि जो तुम्हारा बंगाल का गवर्नर होगा वो सबऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी कि बाकी जो मद्रास का होगा और तुम्हारा बम्बई का जो होगा गवर्नर वो सबऑर्डिनेट हो जाएगा उसका। ये बहुत बात का घटना है। भाई हम कब का बोल रहे हैं? अभी 1600 का बोल रहे हैं। वो होने में बहुत टाइम है, अभी 150 साल से ही प्लस टाइम है। वो शुरुआत में कैसे बना, और ये स्ट्रक्चर बाद में देख रहे हो ना, यही स्ट्रक्चर इवॉल्व होते हुए गया है। आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला लाइन क्या पढ़े? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, जिसको शेयर होल्डर भी कहते हैं, उसका काम क्या है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को चुनना। 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को चुनेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या है कि गवर्नर को अपॉइंट करना। तो वो करेगा, डे टू डे फंक्शन करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का अलग अलग प्रेसिडेंसी में। अब साइड में देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या है कि कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से देखना, कंपनी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो गवर्नर क्या करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बताएगा, रिस्पॉन्सिबल लेगा, अकाउंटेबल होगा। वो चेन सिस्टम समझ रहे हो ना? गवर्नर जो भी काम किया तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोलेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो भी काम किया तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर को बोलेगा। इस तरह हायरार्की। तो एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी का जो अधिकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, जिसमें 24 लोग शामिल हैं। दे हैड द सुपीरियर अथॉरिटी टू सेट, मॉडिफाई और चेंज द गोल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का क्या गोल्स होना चाहिए, कंपनी क्या चीज़ में बिजनेस करना चाहेगा, कंपनी क्या चीज़ को आगे ले जाना चाहेगा, वो जो गोल है, वो जो टारगेट है, कौन सेट करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट ऑल्सो हैड द पावर टू सस्पेंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑल टुगेदर।
बहुत सारा ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को भी वो सस्पेंड कर सकता है कि चलो ये ट्रेडिंग नहीं करेंगे, उसके उस राजा के साथ ये ट्रेडिंग नहीं करेंगे, उस व्यापारी के साथ ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ये भी जो अधिकार है किसको है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को है। तो कहोगे कि सर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को इतना पावर दिया गया, पावर तो सब जरा तुम्हारा कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स का होना चाहिए। तो मैं ये बोलता हूँ बच्चे लोग, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के पास नॉलेज थोड़ी है बिजनेस का, वो तो पैसा दे रहा है। जो नॉलेज है चलाने का, नॉलेज तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को इसलिए तो रखा गया कि आप बिजनेस चलाइए, ठीक से मैनेजमेंट करिए, एडमिनिस्ट्रेशन करिए, और नीचे जो काम कर रहा है वो कौन है? गवर्नर है। फिर गवर्नर नीचे को संभालेगा। अच्छा, ये स्ट्रक्चर तुमको दिखता है कि नहीं दिखता है ब्यूरोक्रेसी में? ब्यूरोक्रेसी में दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ, हवलदार है, उसके ऊपर फिर दूसरा है, फिर IPS, फिर IG है, DIG है, फिर IG है, DGP है, हायरार्की है, और सब एक दूसरे से अकाउंटेबल है कि नहीं है? तो यही तो व्यवस्था है। तो देखो यही लिखा गया कि कंपनी का इतना सुंदर गवर्नेंस है चलाने का, इतना अच्छा कंट्रोल सिस्टम है, इतना वेल स्ट्रक्चर है कि ये तुम्हारा धराशायी नहीं हुआ। 250 प्लस साल तक ये चला है। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कंपनी का कि कंपनी किस तरह गवर्नेंस कर रहा था, और ये बहुत ही अच्छा प्रूव हुआ आने वाले समय में भी इस तरह का स्ट्रक्चर। अब देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिसीजन मेकिंग वाज एट द 2 लेवल। कहाँ से डिसीजन लिया जाए? डिसीजन 2 लेवल से लिया जाएगा। एक लेवल जो कि इंग्लैंड में बैठा हुआ है, लंदन में बैठा हुआ, और एक कौन जो भारत में होगा। भारत में कौन बैठा हुआ? गवर्नर साहब। क्योंकि दोनों बॉडी मैंने क्या बोला कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर हो या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो, सब दोनों इंग्लैंड में है। और जो सबसे हेड होगा वो क्वीन होगी। क्वीन सबसे हेड है ना, जिसने इजाजत दिया 15 साल करने के लिए शुरुआत में, बाद में इन्फिनाइट पीरियड कर दिया गया उसको ट्रेडिंग के लिए। तो जो सबसे सुपेरियर बॉडी होगा वो लंदन में होगा स्टूडेंट। और सबसे ऊपर बॉडी कौन सा होगा? क्वीन एलिजाबेथ 1। उसके नीचे कौन होगा? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के नीचे कौन होगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये यहाँ पे इंग्लैंड का स्ट्रक्चर ही है। इंडिया का स्ट्रक्चर क्या होगा? गवर्नर। अब प्रेसिडेंसी जो एशिया में है, स्पेशली इंडिया में है, तो प्रेसिडेंसी कितना है इंडिया में? बाद में आने वाले समय में 3 बन गया ना, मद्रास, बॉम्बे और तुम्हारा कलकत्ता, समझ गए? तो गवर्नर होगा। अब गवर्नर को असिस्ट करने के लिए एक टीम चाहिए ना, तो वही बोलेंगे गवर्नर इन काउंसिल या गवर्नर काउंसिल कहेंगे। अब देखो, तुमको नहीं लगता कि अभी का स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है? प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट होता है कि नहीं होता है? इसलिए आई एम वेरी सीरियस। इस स्ट्रक्चर को समझोगे तो अभी का तुम समझ सकते हो गवर्नेंस पैटर्न भारत का या किसी भी कंट्री का। आया समझ में? देखो, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, जो काउंसिल दिया गया उसका काम क्या है? उसमें सीनियर मर्चेंट हो गए, यानी गवर्नर के नीचे काउंसिल। तो काउंसिल में कौन कौन रहेगा? उसमें जितने भी सीनियर मर्चेंट सब है कंपनी का, व्यापारी लोग सब है, वो होंगे। और काउंसिल से ही बाबू देखो, काउंसिल एक तरह से पार्लियामेंट का काम कर रहा है। देखो वहाँ पे क्या लिखा गया है, काउंसिल किस तरह काम कर रहा है? पार्लियामेंट का काम कर रहा है। एवरीथिंग वाज डिसाइडेड इन द काउंसिल बाय द मेजोरिटी वोट। यानी कि जिसको कुछ भी चीज़ करना है, मान लो एक प्रेसिडेंसी में कुछ भी चीज़ करना है, तो गवर्नर साहब तो ऊपर बैठे हुए हैं, काउंसिल मीटिंग होगा और उसमें मेजोरिटी 50% से ज़्यादा किसी ने बोल दिया कोई भी मुद्दा पे, तो वो पास किया जाएगा। ये सेम चीज़ पार्लियामेंट में होता है कि नहीं होता आज के डेट में? तो काउंसिल इज जस्ट लाइक अ पार्लियामेंट एट दैट टाइम। समझे? इधर देखो, चलो ये तो हो गया लंदन का। नहीं, काउंसिल, चलो काउंसिल इंडिया वाला लिया, उसको साइड कर दो। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट पोजीशन, उसके नीचे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर जो कि शेयर होल्डर है कंपनी का, वो क्या करेगा? 24 अपॉइंट करेगा एनुअली डायरेक्टर को, उसी को बोले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गवर्नर को वो नियंत्रण करेगा, कंट्रोल करेगा। तो ये जो भी चीज़ है ये कहाँ पे है? सब लंदन में है। इंडिया की तरफ आओगे तो गवर्नर है, गवर्नर क्या करेगा? प्रेसिडेंसी को कंट्रोल करेगा, और गवर्नर को जो असिस्ट करेगा वो काउंसिल करेगा। देखो इंडिया में, देखो इंडिया में 3 प्रेसिडेंसी इस्टेब्लिश हुए, बॉम्बे में, मद्रास में और बंगाल में। और इस प्रेसिडेंसी का काम क्या है? देखो ये शुरू में बच्चे लोग देखोगे ये सब प्रेसिडेंसी इंडिपेंडेंट था, यानी कि जो गवर्नर है बंगाल का वो सबऑर्डिनेट नहीं है मद्रास का, या वो सबऑर्डिनेट नहीं है तुम्हारा बॉम्बे का। सब इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, सबको गवर्नर, और सब हर गवर्नर अपना क्या कर रहा है? अकाउंटेबिलिटी मेंटेन कर रहा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से। सब इंडिविजुअल है, सब तुम्हारा का इंडिपेंडेंट है। वो बाद में हुआ कि गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर है, उसको सबसे बड़ा पद दे दिया गया, और इस चीज़ का खुन्नस भी हुआ कल इसको बॉम्बे को। कैसे दे दिया तुम? और उस चीज़ को लेकर बहुत कुछ हुआ है, खिचड़ी पका है, बाद में बताएंगे। तो ये समझ में आया? सब इंडिया शुरू में सब इंडिपेंडेंट है,
सब रेस्पॉन्सिबल, जितने भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इंग्लैंड में बैठे हैं सब अपना बोलेंगे गवर्नर सब कि हमने ये किया, हमारा ये कलकत्ता का ये गया वो गया, सब इंडिपेंडेंट है। हाँ, इसलिए लिमिटेड पावर है इसका, ये गवर्नर पास लिमिटेड पावर है। अब मान लो, सुनो बच्चे लोग, लिमिटेड पावर का मतलब क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिटेड पावर, सुनो अच्छे से, क्या होता है लिमिटेड पावर का मतलब। यदि मान लो कोई वार करना हो तो बार बार पूछेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मान लो कोई ट्रीटी करना है तो बार बार पूछेगा व्हाट इज दिस। मर जानते हो ना, रॉबर्ट क्लाइव पूछने वाला आदमी नहीं था, बिना पूछे हुए बैटल ऑफ प्लासी कर दिया उसने। यदि पूछता तो शायद रोक दिया जाता। तो कई बार कुछ कुछ डिसीजन लिया है गवर्नर ने, वो बिना पूछे लिया है, अब फायदा हुआ पूरा। हाँ, अपने बेसिस पे मस्त सिस्टम जो बना वो समझे ना कोर्ट। अब देखो इसको अभी इतना अच्छे समझाने की या ज़्यादा समझाने की क्या जरूरत है, जब पॉलिटी पढ़ोगे बच्चे लोग तो यहीं से स्टार्ट होगा जर्नी तुम लोग का। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, समझे ना। ये लंदन में जो बॉडी था, जो इंडिया में बॉडी था, किस तरह काम कर रहा था। कंपनी के अंदर भी देखो तो उसमें भी बहुत सारा है, फैक्टर है, फैक्टर जो नीचे लेवल पे काम, पहले तो वो भी समझो स्टूडेंट। कंपनी, अब कंपनी के अंदर का तो नहीं पता, खाली काउंसिल बना के छोड़ दिया। जो लोग काम करेंगे क्लर्क लेवल पे, क्लर्क से फिर फैक्टर होंगे और एक्सपीरियंस मर्चेंट और होंगे, होते 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 तुम्हारा सर्वेंट हो जाएंगे। सर्वेंट का मतलब क्या, वही बाद में जाके डीएम बना। डीएम वाला जो कॉन्सेप्ट आज देखते हो भारत में, वो सब कंपनी का सर्वेंट रहा है, कभी कंपनी का एम्प्लॉयर रहा है वो सब। आज डीएम देखते हैं ना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक डिस्ट्रिक्ट में अपना भूमिका अदा करते हैं, वो एक्चुअली इसका ट्रेस आउट करोगे तो ब्रिटिश के लिए वो क्या था, एक फैक्टर सब था। ब्रिटिश के लिए वो एक मर्चेंट है जो कि एक जगह तक वो अपना काम देख रहा है। तो व्यवस्था आज हमारे आसपास जो व्यवस्था है, इसी व्यवस्था से निकला हुआ व्यवस्था है। आया समझ में? चलो एनीवे आगे देखो। तो ये हो गया, चलो ठीक है, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी क्या था, नहीं है, जो भी है, चलो ठीक है। अब देखते हैं इनिशियल एफर्ट्स, शुरुआत में क्या प्रयास किया गया ब्रिटिश के द्वारा कि भारत में कैसे इस्टेब्लिश किया जाए ईस्ट इंडिया कंपनी, कैसे यहाँ व्यापार किया जाए। तो देखो बच्चे लोग, उस समय जो न्यू मोनार्क बने थे इंग्लैंड में, जिसका नाम है जेम्स वन, तो उसने विलियम हॉकिंस को भेजा। कल के लेक्चर में भी ये इसके बारे में चर्चा किए थे। विलियम हॉकिंस को भेजा जहांगीर के कोर्ट में एज अ ऑफिशियल डिप्लोमेट के रूप में, दूत के रूप में। वो आया, इम्प्रेस हो गया जहांगीर, तो इम्प्रेस हो गया क्योंकि उसको इंग्लिश भी बहुत अच्छा बोलना आता था और टर्किश लैंग्वेज भी बहुत पकड़ था उसको। तो वो तो बोला कि अरे इंग्लिश मैन टर्किश बोल सकता है, इसलिए इतना खुश हुआ जहांगीर कि इसका नाम ही इंग्लिश खान रख दिया कि भाई तुम टर्किश भी बहुत बेहतरीन, बहुत इंप्रेस हो गया इससे। और इसने क्या दिया कि इसने बोला कि चलो ठीक है, हम तुमको फरमान देते हैं, तुम खोल लो, तुम सूरत के लिए ही आए हो ना, सूरत में जाओ खोल लो, फैक्ट्री खोल लो। मगर फिर पोर्टुगीज़ का कंट्रोल खूब है सूरत में, तो पोर्टुगीज़ ने अपोज किया। तो फिर जहांगीर ने एक्चुअली रिफ्यूज़ कर दिया कि ठीक है हम गलती से दे दिया, नहीं बना सकते हो। एक्चुअल में ये जो विलियम हॉकिंस है उसको मिल गया था, मगर पोर्टुगीज़ के दबाव में आके फिर मुगल ने उसको विड्रॉ कर दिया, उस परमिशन को फैक्ट्री बनाने का। वो तो बताऊंगा मैं, वो कैप्टन मिडल्टन थे जिन्होंने संघर्ष करके सूरत में कंपनी बनाया था। तो यहाँ पे समझो कि ही वॉज एबल टू परसुएड द एम्पायर टू ग्रांट अ परमिशन फॉर अ इंग्लिश फैक्ट्री एट सूरत। ठीक है, परमिशन दे दिया, बट जैसे पोर्टुगीज़ के दबाव में आके, पोर्टुगीज़ का जो उस समय का वॉइस रॉय था, गवर्नर था, उसके दबाव में आके मुगल ने, जहांगीर ने इस चीज़ को विड्रॉ कर दिया कि ठीक है नहीं बना सकते हो। हाँ, मैं हॉकिंस का आना अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हो कि ब्रेक थ्रू है ब्रिटिश के लिए। तो हॉकिंस अराइव्ड एट सूरत इन 1608। देखो सबसे पहले सूरत में आया था 608 को आया था। जहांगीर ने बहुत ही अच्छे से वेलकम किया, समझे, और जहांगीर इतना इम्प्रेस हो गया कि इसका नाम इंग्लिश खान रख दिया जहांगीर ने। अब देखो दूसरा, देख रहे हो 1608 में आया था वो आदमी। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, ये पर्सनालिटी है कैप्टन मिडल्टन। 1611 में कैप्टन मिडल्टन वो आए और उसने फाइनली फरमान ले लिया, बट मुगल एम्पायर से नहीं लिया, जो लोकल मुगल गवर्नर्स थे, लोकल, समझ रहे हो ना, क्योंकि वो तो सेंट्रल बॉडी हो गया ना मुगल एम्पायर। जहांगीर क्या हो गया, सेंट्रलाइज अथॉरिटी हो गया। और भी प्रोविंस हो गए ना, जैसे शाइस्ता खान जानते हो ना, बंगाल का, बताए थे ना बच्चा लोग, बंगाल का, हुगली से खदेरा गया ना उसको। हाँ, तो जो प्रोविंशियल गवर्नर है मुगल का, प्रोविंशियल, जैसे नीतीश कुमार क्या हो गए, प्रोविंशियल हुए ना, प्रोविंशियल सीएम हो गए। और देश के मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री मोदी जी। तो जो गवर्नर है
प्रोविंशियल गवर्नर उससे परमिशन लिया कि हमको सूरत में बनाना है। हाँ, मगर देखो उसने दे दिया, प्रोविंशियल गवर्नर मुगल प्रोविंशियल गवर्नर ने दे दिया, परमिशन दे दिया, बट संघर्ष होगा ना। हाउएवर ही हैड टू फाइट ए बैटल विद द पोर्टुगीज, अब बैटल करना पड़ेगा, समझे, एंड वाज सक्सेसफुल इन डिफीटिंग देम इन द बैटल ऑफ बॉम्बे। अच्छा, बैटल ऑफ बॉम्बे हो गया, बैटल ऑफ सूरत होगा वो। बच्चे लोग, बैटल ऑफ सूरत ना है जी, ये बैटल ऑफ सूरत है वो। तो बैटल ऑफ सूरत का मतलब क्या है? वो बैटल ऑफ स्वाली के बैटल में हरा दिया ना। और उसमें जो नेतृत्व करने के लिए गए थे, कौन करने के लिए गए थे? कैप्टन बेस्ट गए थे, समझे। तो ये एक्चुअली कैप्टन मिडल्टन का रोल था ये। हाँ, तो देखो, अच्छा ओके, सॉरी, थोड़ा ऊपर जाओ तो कैप्टन मिडल्टन, ठीक है। अच्छा, बैटल ऑफ बॉम्बे भी हुआ है, आई एम सॉरी, सूरत थोड़ा बाद में हुआ, कुछ दिन बाद हुआ है, एक बार जाके क्रॉस चेक कर लेना तुम लोग इन्फॉर्मेशन। बैटल ऑफ बॉम्बे हुआ, बैटल ऑफ बॉम्बे में पोर्टुगीज जीत गया, सॉरी ये इंग्लिश जीत गया पोर्टुगीज के ऊपर। अब देखो फाइनल जो ब्रेक थ्रू मिला है वो बैटल ऑफ स्वाली में मिला है। स्वाली में कैप्टन बेस्ट ने जीत लिया, और जो मोनोपोली है पोर्टुगीज नेवल सुप्रीमेसी का वो टूट गया। और फाइनली 1613 में, स्टूडेंट 1613 में इंग्लिश फैक्ट्री बना है सूरत में परमानेंटली। समझ में आ गया ना? तो ये सिलसिलेवार तरीके से। मगर देखो इससे पहले जितने भी आए हैं लोग सब, उसका कंट्रीब्यूशन कम नहीं आंक सकते हो। कैप्टन हॉकिंस हो, जॉन मिडल्टन हो, या फिर कैप्टन बेस्ट ने जो अपना योगदान दिया है। कैप्टन बेस्ट को देख के जहांगीर भी बहुत इंप्रेस हुआ कि पोर्टुगीज को हम हाथ नहीं लगा सकते, तुम उसको हरा दिया। जहांगीर खुश होगा ना, इंप्रेस होगा इससे। हाँ, 1650 में देखो क्या हुआ। सर थॉमस राव, फिगर देख सकते हो, सर थॉमस राव भी आए, उस समय भी जहांगीर ही रूल कर रहे थे, तो इसको फरमान मिल गया। अब देखो ये फरमान डिफरेंट है। फरमान का मतलब क्या होता है? बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, ठीक है, और वही फैक्ट्री खोलने के लिए। तो इस फरमान थोड़ा डिफरेंट है। ये फरमान इसलिए डिफरेंट है विद्यार्थी लोग कि सूरत में तो बना ही बना है ना, गॉट ए लीगल अथॉरिटी टू सेट अ परमानेंट फैक्ट्री। परमानेंट फैक्ट्री सूरत में तो बना ही बना, साथ साथ मुगल एम्पायर का जो अलग अलग हिस्सा है जहाँ पे मुगल एम्पायर का कंट्रोल है, वहाँ पे भी फैक्ट्री बन सकता है। तो यानी कि ये एक कदम आगे का चीज़ है। सूरत तक तो चलो ठीक है, बैटल ऑफ स्वाली से हो गया काम, और 1613 में बन भी गया। ये आदमी आके सर थॉमस राव ने क्या किया कि और फरमान लेके बोला कि आपका दूसरा जो जगह है वहाँ पे भी हम फैक्ट्री खोलेंगे, और परमिशन मिल गया इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि ब्रिटिश केवल सूरत तक ही नहीं रहेगा, ब्रिटिश मुगल एम्पायर का बहुत सारा जगह पर एक्सप्लोर करना चाहेगा। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो फलस्वरूप देखो, फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री जो बना, कहाँ बना है? सूरत में बना। वो फैक्ट्री है। फैक्ट्री देखो स्टूडेंट, अब तुम लोगों को लगता होगा फैक्ट्री मतलब अभी का फैक्ट्री। फैक्ट्री का डेफिनेशन कुछ और है। देखो ऊपर क्या लिखा गया है। फैक्ट्री का मतलब होता है फोर्टिफाइड एरिया। कैसल है वो। कैसल मतलब तुम्हारा किला बना हुआ जगह है, जहाँ पे गोडाउन्स है यानी कि वेयर हाउसेस है, वहाँ पे ऑफिसेस सब भी है, और वहाँ पे कर्मचारी का घर सब भी है। दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री। तो इस तरह का व्यवस्था सूरत में परमानेंट बना है। और जैसे कि मैंने कहा है कि ट्रेडिंग पोस्ट क्या है? हाँ, लूजली ये लोग भी फैक्ट्री बोलता था ट्रेडिंग पोस्ट को, मगर ट्रेडिंग पोस्ट सही मायने में वो फैक्ट्री नहीं है। वो क्या है? तुम्हारा ऐसा जगह जहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है, ऐसा सेटलमेंट जहाँ पे लोग आके ट्रेड करते हो। तो मसूलीपट्टनम में बना था, वी नो दिस। तो मसूलीपट्टनम में ट्रेडिंग पोस्ट 1611 को ही बना। मगर जो फर्स्ट परमानेंट, देखो यूपीएससी में ये सवाल सब पूछा जाता है विद्यार्थी लोग कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि हमारा ध्यान पहले मसूलीपट्टनम की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो मसूलीपट्टनम ही बना। मसूलीपट्टनम में कोई परमानेंट फैक्ट्री तो नहीं बना है। मसूलीपट्टनम में क्या बना है? वो ट्रेडिंग पोस्ट है, वो सेटलमेंट है खाली व्यापार करने के लिए, कोई फैक्ट्री नहीं है। फैक्ट्री देखते हो ना, फैक्ट्री का डेफिनेशन कितना बड़ा है। फैक्ट्री मतलब होता है फोर्टिफाइड एरिया, किला बनाया हुआ एरिया, जहाँ पे गोडाउन से सामान सब है, वहाँ पे कर्मचारी के लिए रहने के लिए जगह भी है। तो वो व्यवस्था तो ट्रेडिंग पोस्ट में नहीं हो सकता है। और मसूलीपट्टनम में फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट बना है 1611 को। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया, समझ गए? हाँ, मसूलीपट्टनम हम पहले भी देखे हैं, पोर्टुगीज़ का भी रोल है वहाँ पे, डच का भी रोल है, और इंग्लिश का भी रोल देखो वहाँ पे। अच्छा बच्चे लोग इनका देखे हो ना, जॉन मिल्टन हॉल जो आए थे अकबर के टाइम में, आए थे ना एज ए मर्चेंट के रूप में,
बहुत इंप्रेस हो गए इंडिया का प्रॉस्पेरिटी को देख के। दूसरा देखो कैप्टन विलियम हॉकिंस के बारे में जाने, जहांगीर के टाइम में जहांगीर ने बहुत अच्छे से वेलकम किया इनको, सूरत में परमिशन दे दिया था बनाने के लिए, पोर्टुगीज के दबाव में आके फिर से विड्रॉ कर दिया गया उस प्रपोजल को, समझ गए ना। उसके बाद कैप्टन मिडल्टन, यही है ना, मेन आदमी यही है जिसके द्वारा तुम्हारा सूरत में वो बना है, मतलब एक भूमिका तैयार हुआ। बैटल ऑफ बॉम्बे में हरा दिया पोर्टुगीज को। कैप्टन थॉमस बेस्ट ने क्या किया, सूरत ऑफ बैटल ऑफ स्वाली वो लड़ा है 1612 में, और 1612 में लड़के 1613 में फैक्ट्री बना दिया। और उसके बाद कौन आया, थॉमस रॉय का काम क्या था स्टूडेंट, थॉमस रॉय का काम क्या है कि वो और भी एक्स्ट्रा फरमान भी ले लिया, ये केवल सूरत में नहीं, मुगल एम्पायर का बाकी जो प्रोविंसेस है वहाँ पे भी हम फैक्ट्री खोलेंगे। तो इसका मतलब क्या कि लंबा सेटलमेंट होने वाला है ब्रिटिश का भारत में। आगे देखो, तो नया कॉन्सेप्ट टैक्टिस, क्या क्या टैक्टिस अपना है। इससे पहले पोर्टुगीज का भी टैक्टिस देखे थे ना, तो पोर्टुगीज का टैक्टिस जब पढ़े थे हम लोग क्या बताए थे, सॉफ्ट टैक्टिस, हार्ड टैक्टिस और इनह्यूमन टैक्टिस। यहाँ पे भी देखो टैक्टिस, सॉफ्ट टैक्टिस, हार्ड टैक्टिस और अदर टैक्टिस। तो क्या क्या है देखो, सॉफ्ट टैक्टिस देखते हैं, नीचे पेज में जाओ, सॉफ्ट टैक्टिस। तो सॉफ्ट टैक्टिस तो तुम लोग देख चुके हो, ऑफिशियल डिप्लोमेट भेजा गया वहाँ से, इंग्लैंड से भेजा गया, जिससे कैप्टन विलियम हॉकिंस खुद आए, कैप्टन मिडल्टन आए और थॉमस रॉ आए। हाँ, इससे पहले वो मर्चेंट था, वो भेजा नहीं गया था, वो मर्चेंट आया था। जो मर्चेंट बहुत अकबर का कोर्ट को देख के बहुत प्रभावित हो गया, वो जाके बोला। ऑफिशियल डिप्लोमेट तो ये सब है जिसको किंग ने भेजा है वहाँ से। यदि मैंने गलती से यदि बोल दिया तो किंग ने नहीं भेजा, फर्स्ट पर्सन का बात कर रहा हूँ। किस पर्सन का बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जॉन मिल्टन हॉल का बात कर रहा हूँ, जो अकबर के टाइम में आया था। अकबर के टाइम में आया था तो वो मर्चेंट था, वो ऑफिशियल डिप्लोमेट नहीं था। यदि मैंने लेक्चर में ऐसा बोल दिया तो उसको ठीक कर लो, बात समझ रहे हो ना। वो मर्चेंट था, वो देख के कोर्ट में देख के वो प्रभावित हो गया कि इतना रईस है इंडिया, अकबर का एक अलग ही रुतबा है। तो ऑफिशियल जो डिप्लोमेट थे वो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे, कैप्टन मिडल्टन थे, थॉमस राउथ थे, समझ गए ना। तो ये ऑफिशियल, जब ऑफिशियल डिप्लोमेट भेजते तो अब बात करने का तरीका अलग होता है ना। जैसे देखो राम जी ने भी तो भेजा है उनको, हनुमान जी को, अंगद को भी भेजा था बात करने के लिए रावण से, है ना। जब ज़्यादा हो गया था तो बोला कि पूछ काट देंगे इसका, हनुमान जी का। तो उस समय विभीषण ने क्या समझाया था रावण को, ये दूत है, दूत के साथ कुछ भी चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैसेज लेके आया है, ये कुछ भी मैसेज दे, खराब दे अच्छा दे, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हो, यही नियम है। हाँ नियम है, आप डिप्लोमेट को कुछ नहीं कर सकते। इसलिए देखते हो ना डिप्लोमेट इंडिया में रहता है, उसको बहुत संरक्षण दिया जाता है, इम्यूनिटी है उसको, उसका बाल बच्चा यहाँ पढ़ेगा, कोई भी उसके ऊपर केस नहीं हो सकता है इंडिया में, ये नियम है और शुरू से चल रहा है ये बात, समझे। दूसरा देखो, अब ये देखो, ये ब्रिटिश, इसलिए ब्रिटिश देखो, ब्रिटिश का तरीका अलग है, सॉफ्ट स्पोकन, डिप्लोमेटिक स्किल्स बहुत तगड़ा है, बात विमर्श करके सॉल्व कर देना। हाँ डच देखो, डच तो क्या था, सिंगल माइंडेड कॉमर्शियल एग्रेशन, यार झगड़ा उगड़ा करके वो अपना बात मनवाता था। मगर ब्रिटिश ऐसा नहीं था, ब्रिटिश क्या था तुम्हारा, डिप्लोमेटिक स्किल्स, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन से वो बात को मनवाता था। तो ये सॉफ्ट टैक्टिस है कि नहीं है। हाँ आगे देखो, और सॉफ्ट टैक्टिस देखो, जब ये लोग आते थे तो गिफ्ट लेके आते थे, और हम जानते हैं कि गिफ्ट से राजा लोग खूब खुश होता है। हाँ ये अलग बात है कि जयमुरीन का केस डिफरेंट था, वास्को ड गामा जब गिफ्ट लेके आया था तो पसंद नहीं किया जयमुरीन ने, है ना, क्वालिटी ठीक नहीं था उसका। तो ये लोग अच्छा अच्छा गिफ्ट लेके आते थे ये डिप्लोमेट्स सब। और देखो विलियम हॉकिंस, देखो जब विलियम हॉकिंस ने ये बता दिया कि हमको टर्किश लैंग्वेज आता है, हमको इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं है, हम खुद बोल सकते हैं जो बोलना चाहते हैं, तो जहांगीर तो खुश हो गया, है ना। और जहांगीर ने इतना खुश हो गया कि जहांगीर ने बोला कि जाओ तुम फैक्ट्री खोल लो जिस चीज़ के लिए आए हो। ये अलग बात है कि नहीं खुल पाया दूसरा विषय है, मगर इम्प्रेस हुआ कि नहीं हुआ उससे। तो ये चीज़, और देखो अब इसके बारे में क्या कहूँ, हैमिल्टन, देखो हैमिल्टन खास आदमी है, देखो हैमिल्टन सर्जन भी है, फिजिशियन भी है। फारूक सियार जानते हो ना, मुगल एम्पायर, जो बाद का मुगल एम्पायर रहा है तुम्हारा 1717 में, यही मुगल एम्पायर था। 1717 का बात कर रहा हूँ, फारूक सियार। जैसे औरंगजेब आया ना, औरंगजेब के डेथ के बाद देखोगे रूलर सब डिफरेंट रूलर्स आए, जो कि उतना सिग्निफिकेंट रूलर सब नहीं है मुगल एम्पायर का। फारूक सियार 1717 में क्या हुआ, फारूक सियार ने पास दे दिया। पास का मतलब क्या है कि ट्रेडिंग करने के लिए, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, विद्यार्थी लोग क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो फारूक सियार एक बीमारी से बहुत ग्रसित था, वो बीमारी उसका पेट का बीमारी था, समझे ना। वो बीमारी से बहुत पेन होता था फारूक सियार को। और ये जो विलियम हैमिल्टन है,
विलियम हैमिल्टन तुम्हारा कंपनी का एक बहुत बड़ा सर्जन और फिजिशियन था, ये आदमी, इसने ठीक कर दिया फारूक सियार का, फारूक सियार का प्रॉब्लम ठीक कर दिया। तो कोई भी इंप्रेस हो जाएगा, हेल्थ से बड़ा चीज़ कुछ हो ही नहीं सकता है। लगा कि वाह, और जानते ही ये लोग मेडिकल साइंस में बहुत आगे निकल चुका है यूरोपियन लोग सब। तो लगा कि इसने तो मेरा जान बचाया है, ये जो पेन इतना हम सफ़र कर रहे थे, ये तो पेन से हमको निजात दिलाया है। तो खुश होके ड्यूटी फ्री ट्रेड दे दिया बंगाल में, हैदराबाद में और सूरत में, एरिया और बढ़ा दिया। यानी कि वहाँ पर ट्रेड करो, कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा, पूरा कंसेशन है, जाओ जितना करना है करो, कोई ड्यूटी नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये जो फरमान है विद्यार्थी लोग, जो किसके द्वारा दिया गया, फारूक सियार के द्वारा दिया गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखो तुम लोग जो बैठे हो क्लास में स्टूडेंट्स, मैग्ना कार्टा का इतिहास जानते हो क्या होता है? मैग्ना कार्टा एक डॉक्यूमेंट है, ये 1215 के आसपास आया था, 1215 के आसपास आया था। मैं ओरिजिन बता रहा हूँ तुम लोग को मैग्ना कार्टा के बारे में, क्योंकि आने वाले समय में ना तुम लोग पॉलिटी में भी, मॉडर्न इंडिया में भी मैग्ना कार्टा वर्ड सुनोगे, तो इसका इतिहास पहले ही जान लो। मैग्ना कार्टा एक डॉक्यूमेंट है जो कि सबसे फर्स्ट 1215 के आसपास आया था। कहाँ पे? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। और मैग्ना कार्टा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें किंग का पावर को रिड्यूस कर दिया गया था। किंग को भी बोला गया था कि आप ज़्यादा सुपेरियर नहीं हो लॉ के इन फ्रंट में, यानी कि यू आर नॉट ऑल्सो अबव द लॉ, आप भी लॉ के नीचे ही आते हो। तो यानी कि किंग का जो मनमानी है उसको रोकने के लिए इस तरह का डॉक्यूमेंट लाया गया। ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि इतिहास को ही चेंज कर दे, ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि बहुत सारा चीज़ को चेंज कर दे, उसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था कि इंग्लैंड का जो रूलर है उसका पावर को घटाना, बट बाद में जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सब हुए जिससे पूरा तकदीर चेंज हुआ, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसलिए फारूक सियार का ये जो पास है, फ्री पास है कि सूरत में आप कर सकते हो, हैदराबाद में आप कर सकते हो, बंगाल में आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो, ये अपने आप में मैग्ना कार्टा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। होप सो समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री क्या है मैग्ना कार्टा का, और इस तरह का मैग्ना कार्टा वर्ड तुम लोग फ्यूचर में भी बहुत सुनने वाले हो, इसलिए अभी ही समझ लो। आगे देखो, अब देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज वेरी डिफरेंट। अभी जस्ट हम लोग देखे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, अभी जस्ट देखे हम लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, अभी जस्ट देखे हम लोग गवर्नर, सही बात है ना, गवर्नर को असिस्ट करने के लिए काउंसिल। तो ये सब व्यवस्था दिखाया था कि पावर पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइजेशन नहीं है, ऊपर से फुल कंट्रोल नहीं है, नीचे से पावर ऊपर की तरफ जा रहा है। ये सब चीज़ बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रेजेंट नहीं था। जैसे पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, जैसे बाकी जितने भी कंपटीटर्स थे उसमें ये पावर प्रेजेंट नहीं था। तो इसलिए कह सकते हो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे खास बात क्या है कि पावर पूरी तरीके से सेंट्रलाइज नहीं है, पावर क्या है, डिसेंट्रलाइज है। जो डिसीजन ले रहा है वो गवर्नर ले रहा है, जो डिसीजन ले रहा है वो काउंसिल ले रहा है। तो जब पावर नीचे से ऊपर जाए तो बेटर है ना। जैसे अभी का देखो, अभी का सिस्टम के हिसाब से बताता हूँ, यदि पंचायती कोई अपना फैसला ले रहा है, कोई म्यूनिसिपैलिटी अपना फैसला ले रहा है, तो वो ज़्यादा बेटर है ना एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला ले, क्योंकि पंचायती अपने लोगों को ज़्यादा समझेगा, म्यूनिसिपैलिटी अपने लोगों को ज़्यादा समझेगा। तो नीचे से पावर यदि ऊपर की तरफ जाए तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना। और यदि ऊपर से ही खाली दिल्ली ही कंट्रोल करे भारत को तो वो सेंट्रलाइजेशन है। तो देखो, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करता था, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस देता था, प्रिविलेजेस देता था अपने सर्वेंट्स को। सर्वेंट्स का मतलब क्या है, जो तुम्हारा वो कंपनी में काम करने वाले लोग सब है, ठीक है। मैं बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह का प्रिविलेज और पावर, इस तरह का अलाउंसेस नहीं देता था। तो ये भी एक रीजन है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत आगे निकल गया है। स्टूडेंट आगे देखो, तो अभी जितना भी हम लोग चर्चा की है सब सॉफ्ट टैक्टिक्स है। अब हम लोग बात करेंगे हार्ड टैक्टिक्स का। तो जानते हो नेवल सुप्रीमेसी में इंग्लैंड से तो कोई खतरनाक नहीं हुआ अभी तक, नहीं ना, समझ गए ना। हाँ, ये इतिहास गवाह है, इंग्लैंड से खतरनाक किसी का भी नेवल सुप्रीमेसी नहीं हुआ। तो देखो, अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि बैटल ऑफ बेडारा, कल तुम लोग पढ़े थे बैटल ऑफ बेडारा के बारे में, चेंसूरा इसको बोलते हैं ना, बैटल ऑफ बेडारा। बैटल ऑफ बेडारा में क्या हुआ, डच को औंधे मुंह गिरा है डच, और वहाँ से डच का चैप्टर लगभग क्लोज हो गया। तो देखना वहाँ पे कुछ पॉइंट पढ़ाए थे तुम लोग को, उस समय बोले थे कि वो लैंड से भी और सी दोनों तरफ से अटैक हुआ है। दोनों तरफ से अटैक का मतलब क्या है कि नेवल सुप्रीमेसी बहुत तगड़ा है, आपका नेवी बहुत स्ट्रांग है। तो वही चीज़ है कि देखो ट्रेड रूट को इसने क्या किया, नेवल सुप्रीमेसी की वजह से ट्रेड रूट पे तो कंट्रोल किया ही किया,
जो सी रूट है उस पर भी फुल कंट्रोल किया है ब्रिटिश ने। आया समझ में क्या बोल रहे हैं? अब सी रूट पे कंट्रोल करने का मतलब क्या है? नेवल सुप्रीमेसी। जैसे हम लोग देखे थे ना, पोर्टुगीज डबल डेक शिप बना के आ रहा था, नेविगेशन बहुत बेटर है ना। अब वो विंड के हिसाब से चलने वाला गाड़ी नहीं था वो, अब ऑटोमेटिकली वो चलने वाला गाड़ी था, एक से एक अच्छे पायलट थे। क्या है ये सब? शुरुआत का वो नेवल सुप्रीमेसी का बात है। मगर ब्रिटिश तो कुछ आगे निकल गया था जी, बहुत सुपेरियर नेवल सुप्रीमेसी। इसके सामने फ्रेंच भी जीरो, फ्रेंच भी इसके सामने में कम ही था, डच यूरोप सब कम। नेवल सुप्रीमेसी यूरोप इंग्लैंड का जाना जाता है वर्ल्ड में, समझे। थ्रू आउट द हिस्ट्री नेवल सुप्रीमेसी की वजह से ही इतना कॉलोनी बनाया है ब्रिटेन ने। अब छठा नंबर देखो विद्यार्थी लोग, छठा नंबर देखो, जहाँ जहाँ अपने फैक्ट्री को ये फोर्टिफाई करता था, किला बनाता था, सब में आर्म्स लगा देता था, ऊपर ऊपर आर्म्स लगा। यदि कोई भी नज़दीक आए दुश्मन सब, तो देखो मार देगा आराम से पकड़ के। किला के आसपास ही पूरा आर्म्स बना दिए, आर्म्स मतलब हथियार सब रख दिए, तो इजी हो जाएगा ना प्रोटेक्ट करना किला को। दूसरा देखो, ये बहुत ही अनोखा चीज़ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोट। मोट का मतलब क्या होता है? देखो कि किला के बगल में ना एक चैनल बना देना, डग कर देना, खोद देना, और खोद के पानी डाल देना उसमें, ताकि आदमी लैंड से लड़ सकता है, पानी से नहीं लड़ सकता। पानी एक नेचुरल फ्रंटियर बनता है। तो देखो बगल में फोर्ट है ना, फिगर देखो उसमें फोर्ट दिख रहा होगा तुम लोग को, फोर्ट है। अब फोर्ट के बगल में क्या चैनल बनाया गया ना, चैनल बनाया गया, आर्टिफिशियल चैनल बनाया गया, खोदा गया और खोद के पानी डाला गया। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको मोट कहते हैं। तो मोट बनाने का मतलब है कि एनिमी झट से आके अटैक ना करे, तब तक टाइम मिल जाएगा इसको, बारूद उरूद लेके आके मार देगा पकड़ के उसको। तो देख रहे हो ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्ट्रैटेजी है बहुत डिफरेंट है। ठीक है, आप देखो फर्स्ट फिगर में दिया गया ना, इस तरफ मोट के बगल में जो दिया गया है, देखो आर्म्स वाला पूरा लगा दिए, माउंटिंग आर्म्स, यानी कि किला तो बना ही फैक्ट्री के आसपास, और किला को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्म्स भी बिछा दिया गया उसके आसपास। तो ये हार्ड टैक्टिस, ये हार्डी टैक्टिस है जी। अब देखो उसके बाद तो हम जानते ही हैं, ये सब चीज़ पढ़ चुके हो स्टूडेंट। बैटल ऑफ स्वैली हुआ कि नहीं हुआ पोर्टुगीज के अगेंस्ट? हाँ, बैटल ऑफ स्वैली में औंधे मुँह गिरा है पोर्टुगीज 1612, और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि 1613 में सूरत परमानेंट फैक्ट्री बन के उभरा है ब्रिटिश के लिए। दूसरा देखो डच के साथ हुआ कि नहीं, वही बैटल ऑफ चिंसुरा, वही बैटल ऑफ बेडारा कहते हैं 1759 में। फ्रेंच के साथ भी पढ़ोगे आने वाले समय में, कार्नेटिक वार्स हुआ है ना, बैटल ऑफ वांडी वार्स हुआ है, वो सब समझोगे आने वाले समय में। तो इस व्हाट डज इट मीन, सब बैटल में जीता है, मैक्सिमम बैटल में इसने जीता है ब्रिटिश ने। तो क्या है, तो जो भी बैटल्स का रिजल्ट हुआ है ये पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में ही गया, और पोजीशन स्ट्रांग होगा इसका। और देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खास है स्टूडेंट, खास इसलिए कि जो गवर्नर है ना, जो लीड कर रहा है वो फ्रंट से लीड करता था। ये लोग बात समझे, जो युद्ध करने के लिए जाता था तो लीडर जो है ना, लीडर सब वो फ्रंट से लीड करते, जैसे कैप्टन कुक फ्रंट से लीड किया है। कहीं होता है ना, ए जाओ तुम लोग पीछे से हम देख लेंगे, ऐसा वाला नहीं है। जितने भी कमांडर जनरल रहे हैं ब्रिटिश का, वो फ्रंट से लीड करता था। तो ब्रेव था, बहुत ब्रेव था वो। 8 नंबर देखो, ये देखो बाबू, ये भी हार्ड टैक्टिस ही है कि लोकल पॉलिटिक्स में जाके ये तुम्हारा शामिल हो जाता था। ठीक है, अब मान लो कि आप क्वारलिंग हो, देखो ये फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों का काम बहुत गंदा था। ऐसे मान लो कि यहाँ कुछ जैसे हैदराबाद हो गया, कल मैं बताऊंगा कल क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। जैसे मान लो कि राजा मर गया, तो राजा मर गया तो किसको बनाया जाए? अब वहाँ प्रिंसेस का वो होगा, एक सपोर्ट इसको करेगा, एक सपोर्ट उसको करेगा। तो ब्रिटिश किसी दूसरे को सपोर्ट करता था और फ्रेंच दूसरे को सपोर्ट करता था, बार बार ये लोग पॉलिटिक्स करता था उसमें। आओ समझ रहे हो, ये इसलिए करता था ताकि ब्रिटिश को बेनिफिट मिल सके। तो कार्नेटिक वार भी, जो कि नेक्स्ट क्लास में समझोगे, कार्नेटिक वार में भी क्या हुआ कि फ्रेंच और इंग्लिश इंटरवीन करके एक दूसरे से। क्यों? फ्रेंच का जो चॉइस था वो डिफरेंट रूलर था और इंग्लिश का डिफरेंट रहेगा, तो दोनों लड़ रहे हैं एक दूसरे से, समझे। और ये इसलिए है, ब्रिटिश इसलिए सपोर्ट कर रहा है किसी कैंडिडेट को ताकि ब्रिटिश को मॉनेटरी, कमर्शियल और टेरिटोरियल फेवर हो, और फ्रेंच भी इसलिए कर रहा है ताकि उसका यदि कैंडिडेट यदि किंग बन जाता तो उसको फायदा हो। तो ये लड़ रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ये सब चीज़ तुमको मराठास में भी दिखेगा, ये चीज़ तुमको मैसूर का भी दिखेगा, ये चीज़ तुमको नवाब बंगाल का भी दिखेगा। देखो कल बताए थे ना, जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था तो उसके बाद मीर जाफर को रख दिया गया, मीर जाफर को हटाकर फिर मीर कासिम को रख दिया गया, फिर मीर कासिम को हटाकर फिर मीर जाफर को रख दिया गया। बार बार बदल रहा है ना, किस लिए बदल रहा है ये? ताकि ज़्यादा कंसेशन मिल सके ईस्ट इंडिया कंपनी को।
तो ये भी तो हार्ड टैक्टिस ही हुआ ना, कभी भी किसी भी रूलर को निकाल के अब लगा दो, इट इज हार्ड टैक्टिस। और क्यों कर रहा है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्यों कर रहा है? ताकि इन लोगों को लाभ मिल सके। आगे देखो, अच्छा ये पढ़े हो ना बैटल ऑफ स्वाली 1612 में क्या हुआ? तो देखो सूरत ट्रेडिंग पोर्ट बना, ये सब चीज़ जानते हो, है ना। उस समय देखो वही सूरत, ये जो कैप्टन बेस्ट के अंडर, ठीक है, पोर्टुगीज हार गया और फाइनली ब्रिटिश फैक्ट्री तुम्हारा 1613 में बना है, ठीक है। तो बैटल ऑफ स्वाली, नेक्स्ट पेज देखो, बैटल ऑफ बेडारा जो कल पढ़े थे तुम लोग, है ना। इसमें क्या है तुम्हारा, बंगाल का जो मीर जाफ़र है वो चाहता था कि इंग्लिश के क्लचेस से हम दूर जाए, अब नहीं हो रहा बर्दाश्त, इंग्लिश बार बार हमको डिक्टेट कर रहा था, उसी के लिए उसने डच का हेल्प लिया, मर जाने तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, डच को हरा दिया पकड़ के ब्रिटिश ने। दैट्स कॉल्ड बैटल ऑफ बेडारा, ये हम लोग जानते हैं। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मीर जाफ़र को फिर रिप्लेस कर दिया मीर कासिम से, वही मीर कासिम जिसने मुंगेर में गन फैक्ट्री बनाया था। और उसके बाद फिर वही आदमी मीर कासिम है जो कि तुम्हारा बैटल ऑफ बक्सर में इन्वॉल्व है। और उसके बाद फिर से क्या क्या मीर कासिम को हटा कर फिर मीर जाफ़र को रख दिया गया। तो पूछोगे सर ये दोनों का रिलेशन कुछ है रिलेशन? जो मीर जाफ़र है ना, जो देखो मीर जाफ़र ससुर जी है मीर कासिम का, ससुर जी है, फादर इन लॉ है। कहोगे सर ससुर जी फादर ये क्या है? अरे भाई जो किंग रहता था वो रॉयल ब्लड होता था, रॉयल ब्लड, किसी दूसरे आदमी को नहीं डाल सकते हो, क्योंकि आदमी में भी एक्सेप्टेंस होना चाहिए ना। अकबर का बेटा जितना ही फुद्दू हो या कुछ भी हो, उसका बेटा ही राजा बनेगा, क्योंकि वो रॉयल ब्लड है, पीपल में एक्सेप्टेंस होगा उसका, समझ रहे हो ना। तो ये सब घर का ही आदमी सब लोग हैं। अब पावर के लिए जानते हो, पावर के लिए कुछ भी हो सकता है। औरंगजेब मार दिया ना अपना भाई को, दारा सिकोई को, तो हाँ, औरंगजेब का दूसरा नाम क्या है? प्रिंस खुर्रम। अब पूरा खुराफाती किया है औरंगजेब ने, और बहुत पावरफुल किंगडम था औरंगजेब का। अकबर और औरंगजेब मुगल एम्पायर से जाना जाता है, बाकी उतना कॉन्सोलिडेट नहीं किया जितना ये दोनों किया है। और औरंगजेब तो कुछ ज़्यादा ही था कॉन्सोलिडेशन के मामला में। चलो आगे देखते हैं अदर टैक्टिस। सॉफ्ट टैक्टिस हो गया, हार्ड टैक्टिस हो गया। एक दूसरा टैक्टिस देखो, ये दूसरा टैक्टिस क्या है? देखो ब्रिटिश इसमें आगे था, क्या है ये आगे का बात? ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन। हम लोग देखें ना, डच बताओ केवल क्या कर रहा था? स्पाइस ट्रेड में शामिल था। मैं ये ऐसा नहीं है, ये अलग अलग जगह सेटलमेंट कर रहा है, डाइवर्स लोकेशन पे। जैसे एग्जांपल देखो, बम्बई है वेस्ट में, कलकत्ता है ईस्ट में, मद्रास है साउथ में। और इसका जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स था वो पूरा इंडिया में बहुत सारा आइटम्स को लेके चल रहा था, ट्रेड को लेके चल रहा था। हम जानते हैं कि डच केवल स्पाइसेस ट्रेड पे फोकस था उसका, ब्रिटिश ऐसा नहीं है। क्यों? देखो ऐसा क्यों? जैसे मान लो कि तुम दुकान खोल रहे हो, तो दुकान में एक ही आइटम रखोगे, यदि वो नहीं चला तो तुम्हारी दुकान ही नहीं चला। मत तुम्हारी दुकान में यदि और भी सामान है तो एक आइटम नहीं चला तो कोई बात नहीं, दूसरा आइटम चलेगा। तो इसलिए इकोनॉमी या ट्रेड का डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं ये डच को समझ में नहीं आया चीज़। अब 10th नंबर देखो, रॉन्ग प्रैक्टिसेस, गलत प्रैक्टिसेस किया। जैसे देखो इसको पास मिलता था ना, ट्रेडिंग पास, वही 10 तक, तो उसका मिसयूज़ कर दिया, करप्शन कर दिया उसमें। मर्चेंट लोग को पकड़ के मार रहा था, मर्चेंट लोग से टैक्स उठाता था ये लोग। तो 10 तक अपने, तो 10 तक जो कि फरमान टाइप का जो मिलता है, जानते हो ना, फरमान। और 10 तक फरमान तुम्हारा फैक्ट्री खोलने के लिए, और 10 तक क्या है? फ्री पास के लिए, ट्रेड करने के लिए। उसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बताओ, नेटिव रूलर से झगड़ जाता था ये लोग। और देखो, एंड यूजिंग देम अगेंस्ट देयर एनिमीज फॉर द पर्सनल, यानी कि नेटिव रूलर्स को यूज़ करता था अपने दुश्मन को ख़त्म करने के लिए। और जानते हो ना, फूट डालो राज करो, ये तो ब्रिटिश का शुरू से रहा है चीज़। अब बताओ, जब आया देखा कि इंडिया में हिंदू मुस्लिम एक साथ आ गया सब 1857 के रिवोल्ट में, तो पहले समझा कि क्या करें कि ताकि हम इंडिया को लंबा समय तक रूल कर सके। पता चला कि इंडिया, हिंदू और मुस्लिम सबसे बेस्ट मौका है। तोड़ा पहले दोनों को, तोड़ा। अपने आपस में लड़ते रहेंगे, अपना हम गुलामी करते रहेंगे, यही नारा था। अब बाद में देखा कि यदि यूनाइट हो रहा, चलो हिंदू को तोड़ दो। जात में इतना जात था ही नहीं भारत में जितना जात ब्रिटिश ने बना के गया है। बताओ, ब्रिटिश को चटर्जी पढ़ने नहीं आ रहा तो चट्टोपाध्याय पढ़ने नहीं आ रहा, चटर्जी लिख दे रहा है। बंदोपाध्याय नहीं पढ़ने आ रहा तो बनर्जी लिख रहा है। अभी आदमी बनर्जी कैरी करता है वो सरनेम से। तो ब्रिटिश ने बहुत सारा जात बना के गया है इंडिया से। कैन यू बिलीव इट? ये भी हो सकता है, लड़ने के लिए आपस में। आज जितना छुआछूत नहीं था उतना ब्रिटिश ने तो प्रस्तुत किया चीज़ों को। बात समझ रहे हो ना? प्रॉब्लम है।
हो सकता है हम फैक्चुअली गलत बोले हो बनर्जी या बंदोपाध्याय का, हो सकता है, इस पर डिबेट कर सकता है हमसे, मगर मेरा इंटेंट समझो कि ब्रिटिश ने करना क्या चाहा। तो ब्रिटिश ने तो एक्स्ट्रा जात भी क्रिएट कर दिया ताकि, जानते हो ना, ये सोसाइटी में अभी भी प्रॉब्लम दिखता है। ये बड़ा जात का आदमी जो लोग होता है वो कोशिश करता है कि हम एलाइड क्लास में ही शामिल रहे को, और नीचे को ऊपर लैडर में चढ़ने ना दें। तो ये जो विचारधारा है, ये सब सोच है, वो ब्रिटिश ने क्रिएट किया है, समझे। तो ये समझे, मिस यूजिंग, ट्रेड पासेस का मिस यूजिंग करना, नेटिव रूलर्स के साथ झगड़ जाना, नेटिव रूलर का यूज़ करना अपने एडवर्सरी को ख़त्म करने के लिए, अपने एनिमी को ख़त्म करने के लिए। और देखो चीट प्रैक्टिसेस, प्राइवेट ट्रेड, अब पता प्राइवेट ट्रेड, अब सर्वेंट प्राइवेट ट्रेड कर रहा है तो गलत ही ना काम करेगा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काम क्या था कि अपना ट्रेड पे ध्यान दे। बताओ, वो प्राइवेट ट्रेड कर रहा है, अपना सामान चोरी करके दूसरे को बेच रहा है। तो एक समय ऐसा है स्टूडेंट कि बैंकरप्ट हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी। सर्वेंट जो है बहुत अमीर अमीर लोग सब है, मैं कंपनी फेल कर गया, वो सब अब प्राइवेट ट्रेड करना शुरू कर दिया, चोरी चकारी करना शुरू कर दिया। तो देखो करप्शन, ब्राइबरी, डर्टी पॉलिटिक्स, ये सब क्या है तुम्हारा अदर टैक्टिक्स। और यही अदर टैक्टिक्स डुबाया है ब्रिटिश को काफ़ी हद तक, समझ गए ना। तो सॉफ्ट टैक्टिक्स, हार्ड टैक्टिक्स एंड अदर टैक्टिक्स। चलो आगे देखो, तो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं स्टूडेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी का किस तरह इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इंटरनल मैनेजमेंट क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी का, टैक्टिक्स क्या क्या अडॉप्ट हुआ है, एंड सो ऑन। अब देखेंगे इनिशियल सेटलमेंट ऑफ, हाँ, इनिशियल सेटलमेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बिल्कुल जानते हो ये चीज़ कोई नया चीज़ नहीं है, यदि पढ़ रहे हो तो सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हम कहेंगे सूरत का, कि फर्स्ट परमानेंट जो फैक्ट्री बना है वो सूरत में बना है, फिगर में भी देख सकते हो तुम लोग, 1613 में बना है। हाँ, उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से आते हैं, बट उससे पहले मसूलीपट्टनम भी हम पढ़ सकते हैं। 1611 में मसूलीपट्टनम में बना ना, बट वो ट्रेडिंग पोस्ट था। मैंने बताया है फैक्ट्री और ट्रेडिंग पोस्ट में क्या अंतर है। हाँ देखो स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि 1613 में, 1613 याद कर लो, ऐसा पीरियड जहाँ पे बहामनी किंगडम 5 भाग में डिवाइड हो चुका था, गोलकोंडा बन चुका था ना एक स्टेट, गोलकोंडा से उसको फरमान मिला, गोलकोंडा का जो सुल्तान है उसे उसको फरमान मिला ट्रेड करने के लिए। एंड इट वाज द मेन सी पोर्ट ऑफ गोलकोंडा एंड लार्जली ट्रेडेड इन डायमंड्स, रूबीज एंड टेक्सटाइल। देखो कितना फ़ायदा हुआ कि जो फरमान मिला, फरमान से वो एक अपना पोर्ट ले लिया और पोर्ट से खूब व्यापार करता था, ये महंगा महंगा चीज़ सब। तो बहुत फ़ायदा हुआ ब्रिटिश को उस जगह पे, मसूलीपट्टनम के आसपास। देख रहे हो ना, ये सब मसूलीपट्टनम का बताया जा रहा है कि पहला तो मसूलीपट्टनम में इसने ट्रेडिंग पोस्ट बनाया, फिर 1630 में गोल्डन फरमान लिया तुम्हारा सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से, ताकि इसका जो ट्रेड हो वो सेफ रहे। आखिर ट्रेड सेफ रहे तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि स्टेट से परमिशन लेना। जैसे मान लो कि तुमको लगता है कि तुम्हारे जान को खतरा है तो तुम पुलिस के पास जाओगे, पुलिस तुमको सिक्योरिटी देगा, हर समय हवलदार, 3-4 हवलदार तुम्हारे आसपास दौड़ेगा ना सिक्योरिटी के लिए। तो 1613 में ये सिक्योरिटी वापस, 1613 में ये सिक्योरिटी मिल चुका था ब्रिटिश को। देखो फलस्वरूप क्या हुआ तुम्हारा, ये मसूलीपट्टनम बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट बन के उभरा है ब्रिटिश के लिए। अब बताओ वहाँ पे जो ट्रेड हो रहा है, देखो ना क्या क्या चीज़ का ट्रेड हो रहा है, डायमंड का ट्रेड हो रहा है, जैसे सूरत में पहले से हो रहा था। तो कितना बड़ा भूमिका अदा किया है मसूलीपट्टनम ने ब्रिटिश के लिए। ऊपर देखो बच्चे लोग, हाँ 1651 में पहला फैक्ट्री हुगली में खुला और उसके बाद 1656 में 5 साल बाद कासिम बाज़ार में भी खुला है। ये अलग बात है कि बाद में यहाँ से भगाया गया ब्रिटिश को, यहाँ से ब्रिटिश को भगाया गया हुगली से, कासिम बाज़ार से, ठीक है। ब्रिटिश का बुरा हाल कर दिया गया था, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। आप जानते हो कि बंगाल जाना आता है, बंगाल गुड्स के लिए, कल भी बताए थे, सिल्क और सॉल्टपीटर के लिए। हाँ, सिल्क और सॉल्टपीटर के लिए जाना आता है ना जी, डच ने भी किया था ये व्यापार। सॉल्टपीटर जानते हो, पोटासियम नाइट्रेट, इसका यूजेस बहुत ज़्यादा है, फर्टिलाइजर में यूज़ है ना, मेडिकल पर्पज़ से यूज़ है इसका, है ना, गम के लिए, टूथपेस्ट के रूप में भी यूज़ होता है, ये यूज बहुत सारा है। अब 1661 में जो हुआ था बम्बई में, ये भी जानते हो, मेटामोलियन अलायंस हुआ ना। हाँ, मेटामोलियन अलायंस जानते हो ना, पोर्टुगीज ने बम्बई दे दिया उसको, डाउरी के रूप में दे दिया उसको, मिल गया, किसको मिल गया, इंग्लैंड को मिल गया। इंग्लैंड से ले लिया तुम्हारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लीज पे ले लिया, समझे। तो वही चीज़ है वहाँ पे। हाँ अब देखो ये सोचो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश ने क्या किया कि सूरत जो हेड क्वार्टर था वहाँ से उस चीज़ कर बॉम्बे की तरफ आ गया। क्योंकि देखो बॉम्बे जो है, मुंबई नहीं, बॉम्बे आइलैंड है। अब बॉम्बे बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह है, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता मराठा, क्योंकि मराठा भी राइज कर रहा था। तो मराठा के डर से सूरत से वो हेडक्वार्टर अपना शिफ्ट कहाँ किया, बॉम्बे किया। अब बॉम्बे देखो, बाद में बॉम्बे को आस्ते 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 बॉम्बे प्रेसिडेंसी बना दिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अभी जो हुगली और तुम देखे ना कासिम बाजार, तो हुगली और कासिम बाजार से तो भागा वो, है ना।
बाद में सुतांती रिवर, सुतांती विलेज, गोविंदपुरा और कालीकट, ये तीनों को मिला के उसने कलकत्ता प्रेसिडेंसी बना दिया। मद्रास का भी यही इतिहास है, सबसे पहला जो प्रेसिडेंसी बनाया था वो मद्रास से ही स्टार्ट किया है ब्रिटिश ने। बात समझे? हाँ, मद्रास भी जो लिया है, मद्रास का जो एरिया लिया था वो राजा जो चंद्रगिरी जो राजा थे उससे लिया था, और यही यूपीएससी का 2021 या 22 का क्वेश्चन था। जितना भी स्टूडेंट हम बता रहे हैं तुम लोग को क्लास में, या जो बच्चे लोग यूट्यूब पे देख रहे हो, सब रिलेवेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। एक चीज भी तुम लोग स्किप नहीं कर सकते हो इसको, चाहे यहाँ से पढ़ो चाहे खुद पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, ये सब एरिया इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस के लिए। अब यहाँ पे देखो तो ईस्टर्न जो सेटलमेंट है और वेस्टर्न सेटलमेंट है, दोनों ही कितना इंपॉर्टेंट था ब्रिटिश के लिए, इसको समझना है तो इसको समझो। वेस्टर्न सेटलमेंट यानी कि मुंबई वाला, सूरत वाला, वो सेटलमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूरोप के नज़दीक है वो, है ना। यूरोप के नज़दीक कौन सा रहेगा? बे ऑफ बंगाल रहेगा, अरेबियन सी रहेगा, तो वो बहुत ही नज़दीक है यूरोप, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसका, और फैमिलियर है, बहुत पहले से वहीं से ट्रेड कर रहा था वो, तो इसलिए भी फायदा है सूरत और बॉम्बे को अपने हाथ में रखना। और दूसरी बात देखो, सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रीजन है कि नेचुरल पोर्ट्स है वो। हम जानते हैं ना कि ये वाला जो पोर्ट है हमारा सबमर्जेंट पोर्ट है, रगड़ सरफेस है, वहाँ पे तुरंत डॉक हो जाता है, शिप आएगा वहाँ पे डॉक हो जाएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। इस तरफ बे ऑफ बंगाल की तरफ देखोगे हमारा जो कोस्ट है वो इमर्जेंट कोस्ट है, इसमें बहुत मेहनत लगता है शिप बनाने में। नेचुरल हार्बर तुमको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। देखो वो नेचुरल पोर्ट्स, वहाँ पे डकिंग करना शिप बहुत आसान है, यानी कि शिप को वहाँ पे ठहराना बहुत ही आसान है। और ऑल वेदर पोर्ट यानी कि 12 मास तुम्हारा वहाँ पोर्ट काम करेगा, कहने का मतलब ये है पोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। आखिर पोर्ट जरूरी है कि नहीं ब्रिटिश को ट्रेड करने के लिए? तो इकोनॉमिकली ज़्यादा वायबल था, ये ज़्यादा फिजिबल है वेस्टर्न, यानी कि वेस्टर्न साइड को अपने हाथ में रखना मतलब ट्रेड पे वर्चस्व कायम करना हुआ है ब्रिटिश के लिए। तो सवाल ये है कि जब वेस्टर्न सेटलमेंट इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर ईस्टर्न सेटलमेंट पे क्यों गया ब्रिटिश? उसका भी कुछ रीजन होगा। देखो अच्छा, देखो बाबू धूम मचा रखा है ना पोर्टुगीज और डच वाला लोग सब, उस पर कंट्रोल करने के लिए। देखो इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया का मार्केट भी देखने के लिए, जहाँ पे ब्रिटिश ने अपना कॉलोनीज भी बनाया था। और दूसरी बात है कि हाँ बिल्कुल अपने एनिमी पे ध्यान रखने के लिए, वही डच पे, पोर्टुगल पे, फ्रांस पे ध्यान रखने के लिए। तो वो ध्यान रखना है तो आपके दोनों तरफ सेटलमेंट होना चाहिए, और ईस्टर्न सेटलमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट माना जाएगा क्योंकि कॉलोनी बना कर रखा है उस तरफ। कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस, बंगाल देखो शुरू में बंगाल कितना खतरनाक रहा है ना। कलकत्ता सबसे आगे था स्टूडेंट, ब्रिटिश के लिए कलकत्ता सबसे बेस्ट है, तभी तो गवर्नर वहाँ के गवर्नर को सबसे बड़ा गवर्नर बना। जो 3 प्रेसिडेंसी है, 3 प्रेसिडेंसी में मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी सब ऑर्डिनेट हो गया। बताओ बंगाल प्रेसिडेंसी के नीचे आ गया, तो नीचे आया होगा तो कुछ रीजन होगा ना, क्योंकि बंगाल सबसे प्रॉस्परस जगह है शुरू से, और ब्रिटिश ने इस चीज़ को और आगे पहुंचा दिया बंगाल को। देखो बंगाल सबसे रिचेस्ट प्रोविंस था विद्यार्थी लोग। क्यों? मुस्लिम ट्रेड। मुस्लिम का मतलब क्या होता है? जो मलमल जो कपड़ा आता है ना, फाइन कॉटन, जो फाइन फैब्रिक है तुम्हारा, जिसको मलमल कहते हैं, बहुत अच्छा कपड़ा होता है, वो तुम्हारा बंगाल में ही प्रोडक्शन होता है उसका। सिल्क हो गया, सॉल्टपीटर हो गया, इसका ग्रेट डिमांड था तुम्हारा यूरोपियन पावर्स, वो यूरोपियन कंट्रीज में। तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जरूरी है कि ईस्टर्न सेटलमेंट ब्रिटिश का हो। अब ब्रिटिश ने बहुत सारा फैक्ट्री भी खोला है, देखो मसूलीपट्टनम में खोला, और भी बहुत सारी जगह पे खोला है। नीचे देखो बंगाल में खोला फैक्ट्री। तो इसलिए देखो क्या लिखा गया, फ्रॉम दिस कोस्टल सेटलमेंट, चाहे ईस्टर्न सेटलमेंट हो चाहे वेस्टर्न सेटलमेंट हो, कोस्टल एरियाज में ये बहुत ज़रूरी था ब्रिटिश के लिए, ताकि ब्रिटिश अपने एनिमी पे बहुत अच्छे से पकड़ बना सके, चाहे वो डच हो, चाहे पोर्टुगीज हो, चाहे फ्रांस हो। और दूसरी बात तो हम लोग जानते ही है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नेवल सुप्रीमेसी के लिए जाना जाता है। तो दोनों जगह सेटलमेंट जरूरी था कि नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए? आगे देखो समझो, तो क्या क्या हम लोग समझे हैं? रीजन फॉर सेटलमेंट है ना, क्यों रीजन ईस्टर्न और वेस्टर्न में क्यों किया गया। अब देखेंगे हम लोग थोड़ा इंटरनल, ये देख चुके ना स्टूडेंट लोग, इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे मैनेजमेंट हो रहा था। तो हम देखें एक सुपर बॉडी लंदन में था और एक तुम्हारा प्रेसिडेंसी में, ये देख चुके हैं। ये आया है ताकि आगे का समझ सको ये कॉन्सेप्ट। आगे देखो, आगे पेज बढ़ो। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। तुमको दिख रहा होगा जोग्राफिकल एरिया है अलग अलग प्रेसिडेंसी का। तो देखो ऊपर रेड कलर का मतलब है कि वो नहीं है, जैसे देखो वहाँ पंजाब में देखो, पंजाब का यदि रेड कलर है इसका मतलब ये नहीं कि बंगाल के अंदर आता है। बंगाल मतलब वो यूपी, बिहार, उड़ीसा, वो बंगाल है। नीचे भी मद्रास देखोगे तो वो मद्रास है, दिख रहा है ना। बॉम्बे मतलब वो बॉम्बे है, जो फिगर दिया गया वहीं तक है मुंबई,
बॉम्बे, मद्रास भी वहीं तक है, बंगाल भी वहीं तक है जो फिगर दिया गया है। समझे? ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था ब्रिटिश गवर्नेंस का, यानी कि यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रहे थे, वही ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में रूल कर रहे थे, बाद में ब्रिटिश रूल कर दिए। और दूसरा जो कलर दिया गया इनडायरेक्ट रूल, देखो इनडायरेक्ट रूल का जो कलर दिया गया ना, फेड वाला जो कलर है, देख रहे हो ना, वहाँ पे प्रिंसली स्टेट सब है ज़्यादातर। हम जानते हो कि प्रिंसली स्टेट को भी कंट्रोल करके रखा था ब्रिटिश ने कि तुम करो, मगर तुम्हारा जो फॉरेन अफेयर्स कम्युनिकेशन वो हम देखेंगे। तो इनडायरेक्टली कंट्रोल था, डायरेक्टली नहीं कही, इनडायरेक्टली कंट्रोल था। हाँ देखो स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंसी बनने का इतिहास क्या है। हम जानते हैं कि 3 प्रेसिडेंसी सबसे इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंसी है, और यही प्रेसिडेंसी की वजह से एक जो कंपनी जो है, ट्रेडिंग कंपनी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में बन गया, कन्वर्ट हो गया। तो इसी प्रेसिडेंसी को श्रेय जाता है मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड योर बंगाल प्रेसिडेंसी। सबके बारे में जानते हो। ये तीनों स्ट्रैटेजिक सेटलमेंट है जिसके वजह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व और बढ़ा है। और बाद में तो जानते हो ना क्या किया, 200 साल तक गुलाम बनाया है भारत को। तो ये तीनों जगह उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो जैसे कि हम लोग जानते हैं यात्रा शुरू हुआ है मद्रास से। मद्रास आज जान के हैरान हो जाओगे कि मद्रासी जो लोग सब थे उस समय, कुछ थे, सबको सरकारी जॉब मिला है, अपना काम कर रहे थे। ये तुम लोग ये मालगुडी डेज देखे हो? मालगुडी डेज जो बहुत पहले आता था, R.K. नारायण साहब का, कार्टूनिस्ट थे, उनके भाई बहुत अच्छे डायरेक्टर भी थे। तो मालगुडी डेज जो शक्तिमान जो मूवी था ना, शक्तिमान जो एपिसोड उस समय आता था DD1 पे, मालगुडी डेज, उसमें इतना सुंदर तरीके से चित्र बताया गया है कि ब्रिटिश के टाइम में मद्रास में क्या स्थिति था। अभी भी यूट्यूब पे होगा, जाके देख सकते हो समय मिले तो। बहुत सुंदर एपिसोड सब है उसमें। चलो मद्रास का देखते हैं। मद्रास का जो देखो कैसे शुरू हुआ, मद्रास का कैसे मद्रास प्रेसिडेंसी बना। हाँ, कंडीशन इन साउथ वेर मोर फेवरेबल टू द इंग्लिश एज दे डिड नॉट हैव टू फेस स्ट्रॉन्ग एम्पायर। देखो नॉर्थ इंडिया में पावरफुल एम्पायर है, समझे, चाहे मुगल एम्पायर हो, सबसे पावरफुल है। मगर साउथ इंडिया में ऐसा नहीं है। साउथ इंडिया फ्रेगमेंटेशन की ओर था। हम जानते हैं कि विजयनगर एम्पायर भी फ्रैक्चर हो गया, बाहमनी किंगडम भी फ्रैक्चर हो गया, एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है सबके किंगडम, सब छोटे छोटे किंगडम सब। तो उस सेंस से देखोगे तो जो साउथ इंडिया है सबसे फेवरेबल कंडीशन था इंग्लिश के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई पावरफुल किंगडम नहीं है, नंबर 1। अब देखो 1739 में फ्रांसिस डे, नाम लिख लो, फ्रांसिस डे नाम है उनका। फ्रांसिस डे ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो कुछ ज़मीन खरीद लिए। वो ज़मीन कौन सा ज़मीन था? मद्रासी पट्टिनम का। मद्रासी पट्टिनम जो खरीदे हैं फ्रांसिस डे खरीदे हैं ब्रिटिश के बिहाफ में, किससे? राजा ऑफ चंद्रगिरी से, जो चंद्रगिरी एक जगह का नाम है, समझे। तो उससे खरीद के और वहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया गया। अब समझ में आएगा कि सेंट जॉर्ज क्या, सेंट मतलब क्या कि संत है कोई, है कोई उधर का चर्च से रिलेटेड होगा, उसी के नाम पे एक फोर्ट बना दिया। जाने विलियम ट्रीक के नाम पे बना ना कोचीन में पोर्ट, कौन बनाया? डच बनाया था फोर्ट, पोर्ट नहीं फोर्ट, फोर्ट मतलब किला बनाना। तो मद्रासी पट्टनम कैसे आया? यही सिविल सर्विस का क्वेश्चन था चंद्रगिरी का राजा का, 21-22 में क्वेश्चन था ये। तो जो रूलर है चंद्रगिरी का हाँ, रूलर जो चंद्रगिरी के जो रूलर्स हैं उससे फ्रांसिस डे ने क्या किया? मद्रासी पट्टनम को खरीद लिया। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, ये 1639 में ये घटना हुआ था। 15 साल बाद कह सकते हैं रफली। 1653 में इसको आस्ते आस्ते करके प्रेसिडेंसी बना दिया गया। क्यों? क्योंकि देखो मद्रासी पट्टनम तो आ चुका है बच्चे लोग। अब देखो ये एरिया कौन सा है, देखो समझो बात को, यहाँ पे भी कुछ है, खिचड़ी पक रहा है अंदर ही अंदर। क्योंकि जो पुलिकेट है, जानते हो ना पुलिकेट, जो पुलिकेट में डच का बहुत अच्छा सेटलमेंट था ना, तो पुलिकेट के ये साउथ में है मद्रासी पट्टनम, साउथ, यानी पुलिकेट यहाँ पे तो उसका साउथ डायरेक्शन, नीचे के डायरेक्शन में है, ताकि वो चाह रहा था कि डच को भी हम वो करें, इन्फ्लुएंस करें। बाद में यही हुआ, बहुत सारी जगह पोर्टुगीज़ का जगह सब ये ले के और भी रूलर से मांग के ये मद्रासी पट्टनम को और बड़ा कर दिया। क्योंकि आपको प्रेसिडेंसी बनाना है तो एरिया बड़ा चाहिए ना, एक छोटा एरिया को थोड़ी प्रेसिडेंसी बना सकते हो। तो आस्ते आस्ते करके ये एरिया को बड़ा कर दिया।
किसी से लड़ के ले लिया, कभी नेगोशिएशन करके ले लिया, समझे। तो देखो वही लिखा गया कि 1653 में इसको प्रेसिडेंसी बना दे, कहाँ, मद्रासीपट्टनम को प्रेसिडेंसी बनाकर मद्रास रख दिया गया। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंसी थे, यानी कि ये मद्रास जो है फर्स्ट प्रेसिडेंसी है ब्रिटिश के लिए। 3 प्रेसिडेंसी के बारे में बात करते हैं ना हम लोग, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। तो जो मद्रास है वो पहला प्रेसिडेंसी है। अब मद्रास का आगाज कैसे शुरू हुआ, फ्रांसिस डे ने खरीदा था राजा ऑफ चंद्रगिरी से मद्रासीपट्टनम, और उसको आस्ते आस्ते उसमें और लैंड ऐड करते हुए, चाहे सॉफ्ट पावर से चाहे हार्ड पावर से, वो बढ़ाते गया और अल्टीमेटली मद्रास बन के उभरा है एज ए प्रेसिडेंसी के रूप में, समझे। इसलिए हम कह सकते हैं विद्यार्थी, इस चीज़ को नीचे कितना खूबसूरत लाइन दिया गया है कि मद्रास पहला टेरिटोरियल पोजीशन है भारत में ब्रिटिश का। ट्रेडिंग कंपनी बनना दूसरा चीज़ होता है विद्यार्थी लोग, नहीं, कंपनी बनना अलग चीज़ होता है, ट्रेडिंग पोस्ट बनना अलग चीज़ होता है, फैक्ट्री बनना अलग चीज़ होता है, सही बात। मगर ज़मीन मेरा ही है, ये बहुत बड़ी बात है। ज़मीन तो हम किराए पे भी तो ले सकते हैं किसी से, घर भी तो रेंट में लिया जा सकता है, मगर घर अपना होना, ज़मीन अपना होना, इसका मीनिंग कुछ और है। इसमें अपना ओनरशिप है। तो कह सकते हो कि ज़मीन का जो ओनरशिप है वो मद्रास से ही शुरू होता है ब्रिटिश का। इसलिए मद्रास बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश के लिए। आगे देखो, तो देख रहे हो ना, प्रेसिडेंसी इन टाउन, पहले प्रेसिडेंसी टाउन बनाया गया, मद्रासीपट्टनम को लिया गया, पहले प्रेसिडेंसी टाउन बना, उसी को बड़ा करके देखो प्रेसिडेंसी बना, वो मद्रास प्रेसिडेंसी बना, और उसको ही और बड़ा करके वो प्रोविंस बन गया। प्रोविंस मतलब एक स्टेट बन गया। और उसमें बहुत है, देखो ना, आंध्र प्रदेश वहीं से कट के बना है, तमिलनाडु वहीं से बना है कट के। तो पहले स्टार्ट हुआ प्रेसिडेंसी टाउन से ये यात्रा, फिर वो प्रेसिडेंसी बना ब्रिटिश इंडिया का, और फिर प्रेसिडेंसी से फिर वो प्रोविंस बना, समझे। इस तरह एलिवेट होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि यूनियन टेरिटरी, पहले एक लैंड है तो फिर यूनियन टेरिटरी बना, जैसे गोवा देखो ना, यूनियन टेरिटरी बना कि नहीं बना, फिर यूनियन टेरिटरी से फिर वो स्टेट बना है, एलिवेट होता है। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एक्सेप्शनल है भारत के इतिहास में कि जो स्टेट से फिर यूटी बना, ऐसा कभी नहीं हुआ इंडिया में, समझे। जैसे तुम नॉर्थ ईस्ट स्टेट देखोगे, पहले यूटी बना, जैसे हिमाचल प्रदेश पहले यूटी था, फिर हिमाचल प्रदेश यूटी से प्रमोट होकर फिर स्टेट बना। तो उसी तरह मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं अभी का चीज़ों को रिलेट करके मैं बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट, कि प्रेसिडेंसी टाउन्स था पहले, मद्रासीपट्टनम से लिए बना के प्रेसिडेंसी टाउन बनाया गया, फिर उसको भव्य बना के फिर प्रेसिडेंसी बना दिया गया, और फिर वो और भव्य हुआ तो प्रोविंस बन गया। इसी तरह होता है। ये समझ में आया तुम लोग को कैसे मद्रास बना है ब्रिटिश के लिए। अब मद्रास कितना इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे देखो, बॉम्बे के बारे में तुम लोग सब जानते हो, बॉम्बे का एरिया देखो। बॉम्बे कैसे मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा। अब ब्रिटेन को कैसे मिला था, इंग्लैंड को कैसे मिला था, ये एज अ डाउरी के रूप में, है ना। जो प्रिंस, वो याद है ना तुम लोग को, प्रिंस चार्ल्स II का जो शादी हुआ था किसके साथ, पोर्टुगल की जो प्रिंस थी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, उसके जब शादी हुआ तब जाके डाउरी के रूप में इंग्लैंड को ये मिला। और जब ये मिला तो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दौड़ते हुए आया कि हमको दे दीजिए लीज पे। तो लीज पे देने के लिए बोला गया था कि ठीक है, सालाना तुम 10 पाउंड दोगे, इसका 10 पाउंड। उस समय पाउंड जानते हो कि यूरोप का अपना करेंसी है, वही इंग्लैंड का अपना करेंसी है वो। उसके बाद देखो क्या किया, तुरंत 1667 में, 1665 में तो मिल गया बॉम्बे, किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। 2 साल बाद तुरंत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि सूरत जो हेडक्वार्टर था उसको शिफ्ट करके बॉम्बे कर दिया। अब बॉम्बे करने के पीछे रीजन है क्यों, क्योंकि मराठा का राइज हो रहा है। तो अब सूरत जो है वो लैंड है, तो लैंड में अटैक करना बहुत ईजी होता है ना, आइलैंड में अटैक करना इतना ईजी नहीं है। और उधर राइज हो रहा है मराठा का, आसपास का पावर का राइज हो रहा था, इसलिए उसने क्या किया, हेडक्वार्टर अपना शिफ्ट कर दिया, कहाँ से, सूरत से बॉम्बे की तरफ। और लंबा ले गया है उसके बाद। अब पूरा बॉम्बे जो है उसका पूरा कायाकल्प किया है, पूरा चेंज कर दिया। वहाँ तो वो आइलैंड था स्टूडेंट, उसको पूरा कंटिन्यूस लैंड बना दिया गया, मलबा भर भर के। चौथा नंबर देखो, जॉर्ज ऑशिंगटन पहला गवर्नर बने हैं बॉम्बे का। उसके बाद जेरोल्ड ऑगनियर आए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, देखो इनके हेल्प से जॉर्ज ऑशिंगटन ने क्या किया, मुंबई को हब ऑफ कॉमर्स बना दिया, देखो बहुत बड़ा बना दिया। अभी तक मुंबई वो कद को कैरी कर रहा है। भारत का फाइनेंशियल कैपिटल कौन है, मुंबई है ना। अभी मुंबई बोलते हैं हम लोग, बॉम्बे के हैंगओवर से निकलने के लिए नाम दूसरा दे दिए मुंबई। हम नहीं चाहते कि ब्रिटिश वाला चीज़ हम कैरी करें, इसलिए अभी मुंबई बोला जाता है। कलकत्ता भी नहीं बोला जाता, कोलकाता बोला जाता है। अब मद्रास खत्म ही हो गया, अब चेन्नई बोलते हैं हम लोग, है ना। बात समझ में आ रहा है ना।
तो बम्बई को हब बनाने वाला यही लोग थे, फर्स्ट मिंट इन बम्बई, यानी कि कोइन बनाने का जो अधिकार है बम्बई को ही मिला था, मद्रास को नहीं मिला था वो चीज़। कोइन, अपना कोइन बना लो। अच्छा, तुम लोग जान के हैरान हो जाओगे विद्यार्थी लोग, फारूक सियार ने मैग्ना कार्टा दे दिया ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। मैग्ना कार्टा समझ गए ना क्या था? पूरा ट्रेड करने का। फारूक सियार ही वो व्यक्ति है, उसने कहा था कि अपना कोइन तुम मिंट कर सकते हो, तो बम्बई शुरू कर दिया वो चीज़ करना। बम्बई पहला प्रेसिडेंसी है जिसको मिल गया कोइन को मिंट करने का पावर। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो सेटअप किया है वो वही है, बम्बई में ही हुआ है ना। अब बाद में देखो मुंबई एलिवेट हो गया, जैसे मद्रासीपट्टनम एलिवेट होकर मद्रास प्रेसिडेंसी बना है ना, उस तरह बम्बई ये जो आइलैंड है एलिवेट होके बम्बई प्रेसिडेंसी बन जाएगा। अब बम्बई प्रेसिडेंसी मतलब पावर, ब्रिटिश का ये पावर है ये। आगे देखो, तो सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा क्या स्थिति था कि जिसकी वजह से सूरत, फिगर देखते रहो, सूरत से क्यों शिफ्ट करना पड़ा बम्बई में हेडक्वार्टर को। तो समझो, एक जोग्राफिकल एडवांटेज है बम्बई का अपना ही। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 कारण के वजह से सूरत से अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट किया बम्बई की तरफ। रीजन दिया कि देखो सूरत क्या है तुम्हारा, पोर्टुगीज़ ख़त्म नहीं हुआ, पोर्टुगीज़ अभी भी अपना ट्रेड कर रहा है वहाँ पे, तो बार बार झड़प होता था। अब बार बार यदि झड़प हो तो व्हाट डज इट मीन, व्यापार अच्छा से नहीं हो पाएगा आपका। तो पोर्टुगीज़ अभी भी झगड़ा करता था उससे, तो पोर्टुगीज़ से वो निजात पाना चाह रहा था, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, मराठा का राइज होना। और नंबर 3 क्या है कि मुगल ने जो कंपनी को दिया था, यानी कि वो कंपनी वही सूरत में जो था, वो कंपनी को दिया था 1 साल तक के लिए ड्यूटी फ्री करना, ट्रेड 1 साल के लिए दिया था। कंपनी बना ली वो अलग बात है, आपने फैक्ट्री बना ली अलग बात है, मैं 1 साल तक के लिए ही फ्री ड्यूटी था वहाँ पे। और ये चाहता था कि बम्बई तो मिल चुका है भाई, बम्बई तो कंट्रोल है पूरा इंग्लैंड से, कोई नेटिव रूलर से थोड़ी कंट्रोल है। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? दोनों का अंतर समझ लो, सूरत और बम्बई का। बम्बई तो इंग्लैंड का ना हो गया, अब कंट्रोल है उस पर, क्योंकि पोर्टुगीज ने दे दिया उसको, तो वो तो अपना गोतिया भाई है, उसका अपना रिलेटिव है, वो तो मान लेगा बात को। ये भी एक रीजन है देखो, कि मुगल ने केवल कंपनी को कहा था कि आप कस्टम फ्री ट्रेड 1 साल के लिए ही कर सकते हैं। 1 साल कब का खत्म हो चुका था, तो इसलिए विद्यार्थी लोग कि जो हेड क्वार्टर है वो शिफ्ट हो गया। अब देखो वही लिखा गया कि बॉम्बे फ्री है, कोई भी लैंड से थ्रेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तुम्हारा आइलैंड है ना। सी थ्रेड भी नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हो नेवल सुप्रीमेसी में ब्रिटिश नंबर 1 है। लेटर देखो, आने वाले समय में ये तुम्हारा जो बॉम्बे है ये ट्रेडिंग पोस्ट तो बना ही बना, जहाँ पे सेटलमेंट, जहाँ पे आके व्यापारी अपना व्यापार कर सकते हैं। साथ साथ इतना ही नहीं, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के सीट भी बना है, यानी कि बॉम्बे खुद अपने आप में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बन के उभरा है। अब फिर प्रेसिडेंसी के बाद यात्रा क्या होगा, प्रोविंस का। समझ पा रहे हो ना? तो बिल्कुल, मद्रास चैप्टर क्लोज, बॉम्बे का चैप्टर क्लोज। अब बात करेंगे हम लोग कलकत्ता का। तो मैं जानते हो कलकत्ता में तो बहुत कुछ हुआ है विद्यार्थियों, इतना सरल नहीं है, उसमें बहुत कुछ हुआ है। उसमें इतना इजी नहीं था कलकत्ता प्रेसिडेंसी बनाना ब्रिटिश के लिए। तो क्या हुआ? अच्छा, इस आदमी को जान रहे हो तुम लोग? 1615 में सर थॉमस रॉ आए थे भारत में, जहांगीर के टाइम में। इन्होंने रॉयल ऑर्डर फरमान अपने हक में दिलवा दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि इसको तो परमानेंट फैक्ट्री तो मिला ही मिला सूरत में खोलने के लिए, उतना तो मिला ही मिला। साथ साथ मुगल एम्पायर का जितना भी रूलिंग एरियाज है वहाँ पे भी फैक्ट्री खोल सकता है। ये भी कहोगे तो एक सेंस में तुम्हारा मैग्ना कार्टा ही है, नहीं? क्योंकि आप केवल सूरत तक ही नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ब्रिटिश का अलग प्रोविंस में भी जाके अपना ट्रेडिंग कर सकता है। हाँ, अब यहाँ पे देखो कुछ घटना घटता है इतिहास में जिसके वजह से छवि खराब हो जाता है। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ छवि खराब हो गया था। देखो क्या हुआ, 1667 में जब औरंगजेब रूल कर रहे थे कंट्री को, तो ऊपर नॉर्थ इंडिया में, तो उसने दे दिया कि चलो ठीक है, लो हम भी तुमको फरमान दे रहे तुम ट्रेड करो बंगाल से। तो मिल गया। और हम जानते हैं कि अदर टैक्टिस में ब्रिटिश ने सबसे ज़्यादा गड़बड़ क्या किया कि जो फ्री दस्तक है, ये सब जो दस्तक है, फरमान है, उसका मिसयूज़ भी किया है ब्रिटिश ने, समझे? तो इसका मिसयूज़ किया। अब मिसयूज़ करने वही फरमान जो मुगल एम्पायर ने जो इशू किया था उसके लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, इसका मिसयूज़ किया। जब इसने मिसयूज़ किया तो जो बंगाल का जो इकोनॉमी है वो क्रिपल कर गया, यानी ख़त्म हो गया। वो आ रहा है समझ में? समझो, समझ रहे हो ना? तो देखो ब्रिटिश का सबसे ख़राब चीज़ यही तो है। इससे पहले भी हम लोग देखे थे कि शाइस्ता खान ने खदेड़ा था पकड़ के उसको। इससे पहले भी जो पावर आए थे, पोर्टुगीज़ का हुआ था ना, वो खदेड़ा था ना उसको हुगली से।
अब इसको औरंगजेब ने दस्तक दिया और फरमान दिया, वही फरमान मतलब फ्री ट्रेड करने के लिए दिया उसको। तो उसका मिसयूज़ करके इतना देखो ये पूरा रौंद दिया था मर्चेंट सबको पकड़ के। क्या हुआ विद्यार्थी लोग कि मर्चेंट के ऊपर टैक्स लेता था, समझे? तो इसलिए हाँ, ये अलग बात है कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल बंगाल में हो चुका है, इकोनॉमी चलाने में इसका ही रोल था अधिकतर। तो बहुत सारे मर्चेंट के ऊपर ये ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी लगाता था, इसके वजह से इकोनॉमी पूरा कोलैप्स कर गया। हाँ, तो देखो वहाँ का जो गवर्नर होगा, प्रोविंशियल गवर्नर शाइस्ता खान, 1686 में देखो बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। वो गुस्से में आके क्या किया, कासिम बाजार का जो फैक्ट्री है उसको पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया और बोला कि ब्रिटिश कंपनी तुम यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध के भाग जाओ। हाँ, अब देखो स्टूडेंट, इसके बीच में कुछ घटना हुआ है। देखो एक्चुअली ना ब्रिटिश ने कुछ लेटर लिखा था ट्रेड के लिए। देखो यहाँ पे समझो स्टूडेंट, इसके बीच में कुछ हुआ है, तुमको अदर बुक्स में मिल जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड कर रहा था कलकत्ता में, तो उसको एक प्रॉब्लम बहुत बार बार हो रहा था। वो प्रॉब्लम क्या है कि कभी भी ट्रेड करता था तो जो कस्टम पोस्ट होता है ना, चेक पोस्ट, जब आप एक डिस्ट्रिक्ट से एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हो, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाते हो, चेक पोस्ट रहता है ना, तो खूब टोल टैक्स वगैरह लेता था और इससे ये परेशान हो चुका था ब्रिटिश। इसने लेटर भी लिखा था शाइस्ता खान को और बहुत वेट भी किया ब्रिटिश लोग, मगर शाइस्ता खान का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, तो ये पूरा मूड खराब था इसका गुस्से में। तो और भी बहुत कुछ घटना हुआ बीच में। तो जब हुगली से इसको निकाला गया, जब कासिम बाजार से निकाला गया, तो ऐसा नहीं कि बाबू ये हाथ पे हाथ धरे हुए बैठा हुआ था, ऐसा नहीं है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी जो वहाँ का प्रोविंशियल फोर्ट है, बंगाल का जो फोर्ट है, जैसे थाना फोर्ट हो गया, और भी बहुत सारे फोर्ट है, जैसे बालासोर का फोर्ट हो गया, जो मुगल एम्पायर का, बालासोर मतलब उड़ीसा का, वो बंगाल के अंदर ही आएगा उस समय, तो उसको अटैक कर दिया। तो दोनों के बीच में संघर्ष चला है, मगर फाइनली मुगल एम्पायर जीता है उसमें। अब पकड़ के खदेड़ के बंगाल का जो माउथ है, जहाँ गंगा बह रही है अरबियन सी में, सॉरी बे ऑफ बंगाल, वहाँ पर जाकर खदेड़ के वहाँ पर रख दिया उसको, हटो यहाँ से, हुगली तुम्हारा कुछ नहीं है, हटो, रास्ता साफ करो। हार गया, कहने का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हार गया। देखो, तो उसके बाद देखो ये जॉब चार्नुक, ऑफिसर जॉब कार्नुक, इसका बहुत बड़ा रोल है फिर से बंगाल पे रिस्टाब्लिश होने के लिए। तो इंग्लिश ने हम्बली रिक्वेस्ट किया, देखिए ठीक है गलती हुआ हमसे, हमने भी गलती किया है, ठीक है माफ़ कर दीजिए हमको और हमको ट्रेड करने दीजिए, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन ट्रेड पे ही है। तो बाद में मुगल एम्पायर को भी लगा कि हाँ भाई ये तो बात तो सही है कि जब ब्रिटिश था तो इकोनॉमी भले ही क्रिपल हुआ था उस समय, वहाँ ब्रिटिश का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रिटिश इज़ नोन फॉर द मर्चेंट, नहीं मर्केंटाइजिज्म के लिए ब्रिटिश जाना आता है। तो उसकी वजह से बंगाल को फ़ायदा हो रहा था, और बहुत सारे जो मर्चेंट है वो मर्चेंट और आर्टिसन को भी फायदा हो रहा था ब्रिटिश के वजह से। बात समझ रहे हो ना? जैसे यहाँ पे मॉल जो बेगूसराय में जहाँ से हम तुमको पढ़ा रहे हैं अभी, यहाँ पे बहुत सारा मॉल है, तो यहाँ के मॉल की वजह से तुम लोगों को भी फायदा हो रहा है, तो नहीं हो रहा क्या? कितने जो बनिया क्लास होंगे, जो व्यापारी को, उसको कितना फायदा हो रहा होगा। यदि मॉल बंद हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा इन लोग का। जैसे यहाँ बरौनी रिफाइनरी है, यहाँ रिफाइनरी की वजह से हम लोग को फायदा नहीं हो रहा है क्या? जब खत्म हो जाएगा ना, इकोनॉमी खराब हो जाएगा ना, तो ये रियलाइज़ हुआ मुगल एम्पायर को भी कि जब से ब्रिटिश को हटाए हैं तो जो मर्चेंट क्लास है, जो आर्टिसन है, इंडियन आर्टिसन, उसको भी नुकसान हो रहा है। तो व्हाट डज इट मीन, उसको भी रियलाइज़ हुआ कि ब्रिटिश को फिर लाना जरूरी है। तो देखो फाइनली कंपनी ऑफिसर जो जॉब कार्नुक है, इन्होंने बातचीत किया और इनका बात माना गया, ट्रीटी साइन हुआ स्टूडेंट। और ट्रीटी साइन के हिसाब से अब ये सुदांती, हुगली में नहीं, क्योंकि हुगली में बहुत बैड एक्सपीरियंस है, कासिम बाजार में बहुत बैड एक्सपीरियंस है, तो सुदांती एक विलेज है, उस विलेज में क्या वो विलेज उसको मिल गया, किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब देख रहे हो ना, यानी कि इतना सरल नहीं था। जैसे मद्रास में कितना आसानी से हो गया, बॉम्बे में कितना आसानी से हो गया, इसमें आसानी से नहीं ना हुआ जी। चाहता तो हुगली को ही एक्सपांड करके बना सकता था कलकत्ता, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। वहाँ हुगली से खदेरा गया, कासिम बाजार से खदेरा गया, अब फिर से इसको मौका मिला आने कहाँ पे? सुदांती में। और सुदांती में एक जगह तो मिल गया, ट्रीटी साइन हुआ है उस समय। उसके बाद इसने क्या किया कि जगह और चाहिए, तो और भी जमींदारी राइट्स ले लिया, बगल के गोविंदपुर का और कालीघाट का। ये 3 जगह को मिला के तब कलकत्ता प्रेसिडेंसी बना है, बाद में बना है। और ये जो सुदांती देखो, चाहे गोविंदपुरा देखो,
चाहे तुम काली घाट देखो, ये तुम्हारा हुगली रिवर के ऊपर ही बसा हुआ है। हुगली रिवर है ना, देखो ये इन्फॉर्मेशन हम देंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे देखो बच्चे लोग, अलग से एक मैप लगाया गया तुम लोग को समझने के लिए। गंगा जो बह रही है तो वहाँ पे फरक्का बैरेज तुमको दिख रहा होगा। फरक्का बैरेज से ही तुम्हारा क्या गंगा डिस्ट्रीब्यूटरी में कन्वर्ट हो जाती है। एक तुम्हारा चली गई वहाँ पे पद्मा बन के बांग्लादेश चली गई, और एक तुम्हारा हुगली साइड होकर आ रही है ना, और हुगली के ऊपर ही तुमको नज़दीक में कलकत्ता दिख रहा होगा। देखो तो वहाँ पे ठीक से, हाँ कोलकाता दिख रहा है ना, अभी का कोलकाता हुगली रिवर के ऊपर बसा है कि नहीं बैठा है, वही कोलकाता तो बनाया है। नीचे देखो फिगर, अब देखो तो हम जानते हैं कासिम बाजार और हुगली में क्या हुआ है। हुगली एरिया का नाम भी है और रिवर भी है, समझ में आ रहा है तुम लोग को। तो हुगली रिवर के ऊपर तो देखो कासिम बाजार में तो ईस्ट इंडिया कंपनी पिटा गया, कैप्चर हो गया उसका सब कुछ। हुगली में भी कैप्चर हो गया, औंधे मुँह गिरा है। बाद में फिर से समझौता हुआ, वही चार्नुक जॉन चार्नुक जो थे उसके साथ समझौता हुआ ना ब्रिटिश का, तो फाइनली सुदांती मिला। जब सुदांती मिला तो और भी एरिया देखो, सुदांती वाला एरिया देखो वहाँ पे सेकंड फिगर में, हुगली रिवर के ऊपर बसा हुआ है सुदांती। कैलीकटा भी, कैलीकटा मतलब कालीघाट, अब ब्रिटिश लोग को बोलने नहीं ना आता इसलिए कैलीकटा लिखा है वो ऐसे कालीघाट है वो, समझा। और गोविंदपुरा, तो दो और एरिया लेके इसने क्या किया, इसको ही कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इतना सफ़र आसान नहीं था कलकत्ता प्रेसिडेंसी का, जितना आसान वहाँ पे तुमको दिख रहा है, मद्रास में दिख रहा है, जितना आसान तुमको बॉम्बे में दिख रहा था। समझ गए ना फिगर। आगे देखो, देखो वही चीज़ लिखा गया। तो फोर्ट विलियम देख रहे हो ना, फोर्ट कलकत्ता का मतलब क्या, फोर्ट विलियम, विलियम के नाम पे ये फोर्ट बना है। तो देखो सुदांती और आसपास के दो विलेज, इसको कालीघाट और गोविंदपुरा कहते हैं, वही तुम्हारा सिटी ऑफ कलकत्ता बन के निकला है स्टूडेंट। और वहीं पे फोर्ट विलियम, बहुत बड़ा नाम है फोर्ट विलियम का, समझे, एक किला बना है, बहुत किला। और यही आस्ते आस्ते बाद में जाके कलकत्ता प्रेसिडेंसी का नींव रखेगा। तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी बनने का हिस्ट्री ये है विद्यार्थी लोग, समझ गए ना। देखो एरिया फोर्टिफाइड होगा तभी तो प्रेसिडेंसी कहेंगे, मतलब एरिया जो पूरा प्रोटेक्टेड हो। हर राज्य अपने कैपिटल को प्रोटेक्टेड रखना चाहता है ना जी, बिल्कुल। तो सुदांती क्या है, कालीघाट क्या है, वही कालीकाटा क्या है, गोविंदपुरा क्या है, समझ में आ गया ना। हुगली क्या है, कासिम बाजार क्या रिलेशन रखता है, क्यों कासिम बाजार से हटाया गया, क्यों हुगली से हटाया गया ब्रिटिश को, कैसे फिर सुदांती मिला, कैसे गोविंदपुरा मिला, कैसे कालीघाट मिला, ये सब चीज़ तुमको पता होना चाहिए। ये 4-5 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश के लिए। आगे देखो, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ 3 प्रेसिडेंसी, जो तीनों जो प्रेसिडेंसी है वो बहुत ही मायने रखता है ब्रिटिश के लिए। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, कमर्शियल इंपॉर्टेंस और इंफ्रास्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस। तो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस तो बच्चे लोग जान ही रहे हो, चाहे मद्रास हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे कलकत्ता हो, बहुत इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है सिटीज़ बनने के लिए, फ्लरिश करने के लिए। और हम जानते हैं कि तीनों प्रोविंस में कन्वर्ट हुआ है बाद में जाके। नंबर 1 दिस सेटलमेंट, देखो ये जो सेटलमेंट है बॉम्बे का, मद्रास का, कलकत्ता का, ये स्ट्रैटेजिक तुम्हारा दिया। देखो सब स्ट्रैटेजिक जगह पे, देखो तीनों अलग अलग जगह पे है। मद्रास नीचे है, कलकत्ता ईस्ट में है, बॉम्बे वेस्ट में है। इसका मतलब ब्रिटिश का कितना बड़ा होल्ड हो जाएगा विद्यार्थी लोग, तगड़ा होल्ड होगा ना, यानी कि भारत का कोना का है, तो बीच में तो बहुत ईजी है ना ऑक्युपाई करना। तीनों मेन जगह पर आपका प्रेजेंस हो गया, या उस जगह को आपने मेन बना दिया। तो दिस सेटलमेंट गेव बोथ स्ट्रेटेजिक एंड कमर्शियल एडवांटेज टू ब्रिटिश। और सभी क्या है, पोर्ट सिटीज़ है। मसूलीपट्टनम बताया ना तुम लोग को, जहाँ पे डायमंड रोबीज का वो ट्रेड कर रहा था बैठ के, हाँ किया कि नहीं किया वो, हाँ बॉम्बे पहले से पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट है। कलकत्ता देखो अभी से कलकत्ता है क्या, पायरेसी अब हुगली याद है तुम लोग को, पोर्टुगीज वाला, तो कलकत्ता तो कब से पोर्ट है, अभी भी कलकत्ता में बहुत बढ़िया पोर्ट है वहाँ पे। तो वहाँ पोर्ट है, जाना आता है, ट्रेड के लिए तो बहुत फायदा होगा। दूसरा देखो कमर्शियल इंपॉर्टेंस, बिल्कुल स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस से ही कमर्शियल इंपॉर्टेंस जुड़ा हुआ है। न्यू कमर्शियल अपॉर्चुनिटी आना शुरू है, क्योंकि वो भाई टाउन है, वो सिटीज़ है। सिटीज़ का मतलब क्या है, नए मर्चेंट्स आएंगे, इंडियन मर्चेंट्स सब आएंगे, बैंकर्स आएंगे फाइनेंस करने के लिए, ट्रेड अपने आप प्रॉस्पर कर जाएगा इस जगह पे। आज जो जिस प्रांत में तुम बैठे हो, तुम सिटी में बैठे हुए हो, जो हम पढ़ा रहे हैं तुम सिटी में बैठे हुए हो। यहाँ गांव भी है आसपास में, क्या एक्टिविटी होता है गांव में, कुछ नहीं होता है उतना इकोनॉमिक एक्टिविटी। सब लोग यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, डॉक्टर के लिए, दुनिया भर के लिए। बैंक भी ज़्यादा यहीं पे खुला हुआ है, क्यों, क्योंकि सिटी अट्रैक्ट करता है सभी चीज़ को। लोग यहाँ जाते हैं ना दिल्ली कमाने के लिए, लोग जाते हैं ना बॉम्बे कमाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जॉब मिल जाता है, रखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे चाहिए वो सब चीज़। तो अट्रैक्शन, इंडियन मर्चेंट्स आएंगे, बैंकर्स आएंगे,
ठीक है। और कम ऐसे क्या फ़ायदा होगा, कंपनी का कमर्शियल वैल्यू बहुत प्रमोट होगा, उसका बिकेगा सामान, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, ये भी तो किया, देखो रोड बनाया गया वहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनाया गया वहाँ पे, है ना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बनाया गया। अभी भी देखोगे ये तीनों तुमको बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी नजर आएगा, मुंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि इतिहास ही ऐसा है। जब सिटी बनता है, देखो तुम सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, तुम गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों में अंतर है, अंतर रहेगा ही रहेगा। तो अब यदि इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो तो ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होगा, कम्युनिकेशन फास्ट होगा। तो कम्युनिकेशन फास्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो रहा है, व्हाट डज इट मीन? ट्रेड फास्ट होगा आपका, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम लगेगा। आगे देखो, तो इतना कुछ हुआ, क्या नहीं जाने हम लोग अभी, तो फिर कैसे पिट गया ये? जिसका शुरुआत हुआ है उसका अंत तो होगा ही, यही नियम कहता है स्टूडेंट। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी टूट गया। तो नंबर 1 देखो कितना अच्छा स्ट्रक्चर बना दिया गया था, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, है ना, और सबके ऊपर हेड कौन है? क्वीन। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नीचे गवर्नर, और गवर्नर को असिस्ट करने वाला काउंसिल, और काउंसिल में सब सीनियर मर्चेंट जो डिसाइड करेंगे मेजोरिटी वोट्स से। इतना बढ़िया व्यवस्था, बट सब कोलैप्स कर गया। कोलैप्स करने के पीछे रीजन देखो, वीक गवर्नेंस, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस और रिवोल्ट ऑफ 1857। मंगल पांडे सुने हो नाम ना? तो देखो, अब जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, बताओ कंपनी डिफॉल्ट हो गया, कंपनी बर्बाद हो गया, कंपनी चलने लायक नहीं है, मगर जो सर्वेंट है उसमें काम करने वाले लोग से वो खूब अमीर हो गया। इसका मतलब करप्ट प्रैक्टिसेस चल रहा था उसमें, क्योंकि वो लोग सब प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व थे। नंबर 1 रीज़न ये है। इसलिए देखो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कंपनी बैंकरप्ट हो गया। अच्छा, जब कंपनी बैंकरप्ट होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, तो दौड़ते हुए जाएगा ना इंग्लैंड में, और वो बोलेगा ना वहाँ के किंग को, वहाँ जो भी पॉलिटिशियंस रहेंगे, किंग रहेंगे, उसको बोलेगा ना कि हम तो, हमारा दिवालिया निकल गया, हम तो बैंक पूरा कोलैप्स कर गए, हमको पैसा दीजिए बचाने के लिए। कोई भी किसी को पैसा देता है तो शर्त पे देता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, पहले स्पेक्टेटर के रूप में, पहले एकदम क्या था, वो दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ था। दर्शक दीर्घा समझते हो ना स्टूडेंट? कमेंटेटर के रूप में या ऑडियंस के रूप में पहले बैठा हुआ था, देख रहा था कि हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी कर क्या रहा है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी मुंह के बल गिरा, बैंकरप्ट हो गया, दौड़ते हुए आया, तो बोला ठीक है, देते हैं पैसा, दे देंगे तुमको पैसा, और हम जो बोलेंगे वो करेगा, तब देंगे पैसा। तो कोई ऑप्शन नहीं है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो ऊपर से डिक्टेट करेगा वही मानना पड़ेगा। आप देखो उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से तुमको एक्ट नजर आएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इंटरफेरेंस हाथ तो तब हो गया विद्यार्थी लोग जब 1813 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था ट्रेड में, सबको तोड़ दिया। बोला कोई ट्रेड कुछ नहीं है तुम्हारा, बस तुम एक ही ट्रेड करो, चाइना के साथ टी ट्रेड करो। चाइना का टी ट्रेड 1813 के चार्टर एक्ट में अलाउ किया गया। क्या कोई दिक्कत है क्या समझने में? क्या बोल रहे हैं? बढ़िया समझो चीज़ों को, हैव एनर्जेटिक। 1833 में प्योरली जो तुम्हारा ये कंपनी था उसको ख़त्म कर दिया गया, बोला कि तुम एडमिनिस्ट्रेशन संभालो। तो जो चाइना के साथ जो ट्रेड चल रहा था 1813 के बाद दिया गया 20 साल तक, वो भी ख़त्म कर दिया 1833 के चार्टर एक्ट में। आज जानते हो कि जब बुरा दिन आता है तो बुरा ही रहता है। 1857 में इतना बड़ा जो रिवोल्ट हुआ, उसके बाद ये तय था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब नाम मात्र के लिए है, और 1863 में ईस्ट इंडिया कंपनी गायब। तो 1708 से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआत हुआ ऑफिशियली, वो 1863 में आते 1873 में आते पूरा ख़त्म हो गया। 63 नहीं, गलती से हम बोल रहे हैं 63, 73 हो आया समझ में? वही सब चीज़ यहाँ पे लिखा गया। देखो, तो कंपनी लोन लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट से, इसका मतलब क्या कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा कंपनी में। गवर्नमेंट इंटरफेयर देखो, इसलिए देखो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया। अब क्या पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा कमर्शियल फंक्शनिंग, जो बिजनेस जो कंपनी कर रहा है उसके ऊपर पूरा लगाम है। ये गवर्नर भेजेगा, ये वाइसरॉय भेजेगा, अभी तो गवर्नर ही भेजेगा, समझो। जो कंपनी का जो कमर्शियल मोनोपोली वो तोड़ दिया 1813 में, बताया ना चार्टर एक्ट में। क्यों? अब बस एक ही ट्रेड दिया गया कि आप चाइना के साथ टी ट्रेड कर सकते हो। फायदा देखो 1833 में तो पूरा तोड़ दिया गया। अब केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब मैनेजिंग अथॉरिटी, यानी कि वो केवल एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। कमर्शियल बॉडी तो खत्म हो गया है।
अब जो भी चीज़ बचा वो 1857 के रिवोल्ट में वो भी टूट गया। देखो जो तुम्हारा इंडियन म्यूटिनी हुआ है, रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके वजह से क्या हुआ कि टोटल इंडिया में जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो साम्राज्य था वो पूरा ब्रिटिश क्राउन के अंदर शिफ्ट हो गया। अब ब्रिटिश संभालेगा ना उसके बाद, समझे? अब डायरेक्ट पार्लियामेंट से वहां से कंट्रोल होगा इंडिया। अब बनिया नहीं चलाएगा, अब पार्लियामेंट चलाएगा ब्रिटिश का। देख रहे हो, यानी कि कंपनी ट्रेडर्स आके भूमिका तैयार किया है, लैंड तैयार किया है। और 1858 में इंडिया पूरा तुम्हारा इंग्लैंड का हिस्सा हो गया। अभी इंग्लैंड का हिस्सा नहीं था, अभी ट्रेडिंग कंपनी का हिस्सा था वो। देखो उसके बाद क्या हुआ, देखो फाइनली 1873 में कंपनी खत्म, सीज टू एग्जिस्ट एज अ लीगल एंटिटी। अब कुछ एंटिटी नहीं है, मतलब वो जो आपको मिला था लीगल एंटिटी का दर्जा मिला था, जो स्टेटस मिला था, वो सब खत्म हो गया। तो इस तरह खत्म हो गया, समझ गए ना? आगाज कब हुआ? 1708 में, और ख़त्म कब हुआ? 1873 में। हाँ, हमने लेक्चर के टाइम में 63 बोला है, तो उसको रेक्टिफाई कर लेना, 73 है वो। हाँ जी, पढ़ा रहे हैं, फ्लो में कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। इट इज़ योर ड्यूटी टू करेक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज, समझे ना? हर एक चीज़ को ठीक करो वहाँ पे। हाँ, तो देखो स्टूडेंट, हम लोग क्या पढ़े अभी तक? कंप्लीट हो गया ना? तो पोर्टुगीज कैलिकट में आया, डच पुलिकट में, और इंग्लिश का सूरत का जो रिलेशन है वो हम लोग जानते हैं। अब लोग थोड़ा सा बचा हुआ डेनिश का देख लेते हैं, उसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। देखो, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जानते हो डेनिश का कोई उतना बड़ा, डेनिश कहाँ से आएगा? डेनमार्क से। डेनमार्क, आज जो ग्रीनलैंड देखते हो ना, ग्रीनलैंड किसके अंदर है? डेनमार्क के अंदर ही है। डेनमार्क बच्चे लोग, डेनमार्क ऊपर वाला एरिया है यूरोप का, देखोगे तो पिक्चर दिख जाएगा तुम लोग को डेनमार्क का। यहाँ पे देखो, ये जो फैक्ट्री बनाया, पहला जो फैक्ट्री बनाया था वो ट्रैंकोबार में बनाया था। ट्रैंकोबार में बनाया था। ट्रैंकोबार कहाँ है? तांजोर। तांजोर जगह का नाम है तुम्हारा तमिलनाडु का। तो तांजोर एक जगह है, उसके अंदर ट्रैंकोबार है, वो भी एक छोटा जगह है तांजोर के अंदर। अभी प्रेजेंट कहाँ पे? वो तमिलनाडु में है। तो वहाँ पे पहला फैक्ट्री बनाया है, देखो वही लिखा गया है। परमिशन लिया रूलर ऑफ तांजोर किंगडम से, वो परमिशन लेके वो फैक्ट्री बनाया शुरू में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि डेनमार्क से आया है, वो 1616 में इस्टेब्लिश्ड हुआ। और बताओ इसका भी कॉलोनियल पोजीशन कितना चला है? 200 साल से। ये भी जो भी एरिया ऑक्युपाई करके रखा था वो 200 साल तक होल्ड करके रखा है। मैं एरिया बहुत कम है इसका। जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटलमेंट माना जाएगा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सेरमपुर है। सेरमपुर कहाँ पे? बंगाल वाला रीजन में, समझे? बंगाल वाला रीजन में सेरमपुर, अभी दिखाएंगे फिगर में तुम लोग को। 1624 से लेकर 1637 तक स्टूडेंट देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसने भी अपने ट्रेड को बढ़ाया। सूरत में इसका ट्रेडिंग चल रहा था, बंगाल में जावा जानते हो, इंडोनेशिया, बोर्नियो वही इंडोनेशिया, टी, समझे ना? ये जगह पे इसने अपना साम्राज्य को फैलाया, ट्रेडिंग फैलाया। टी वॉज इम्पोर्टेड बाय देम एंड सोल्ड फॉर एक्सट्रीमली हाई प्रॉफिट। बताओ टी कहाँ से मंगवाता होगा? पक्का चाइना से, पक्का जावा से, साउथ ईस्ट एशिया से, और वो यूरोप में बेचता था, खूब पैसा कमाई करता था। अब देखो ये थोड़ा अलग है स्टूडेंट। देखो जब दो पावर लड़ते थे ना तो बेनिफिट इसको मिलता था, क्योंकि ये तो उतना पावरफुल था नहीं। मैं जब दो पावर का जब संघर्ष चलेगा, जैसे ब्रिटिश और फ्रेंच का संघर्ष चलेगा, तो फायदा इसको होगा। ऐसा होता है ना कि दो बड़ा मगरमच्छ के लड़ाई में तीसरे को फायदा हो रहा है, तीसरे जानवर को फायदा हो रहा है, तो यही होता था। हाँ हाँ, कह सकते हो, बिल्कुल मजे में है। और देखो तो डेनिश कुछ नहीं है ब्रिटिश के सामने, समझ? देखो यहाँ समझ में आ जाएगा तुमको। ब्रिटेन देखो, ब्रिटेन कोशिश यही कर रहा था किसी तरह डेनमार्क को दूर रखा जाए, यानी कि ब्रिटेन जिसके साथ युद्ध लड़ रहा है उसके साथ नहीं चाहता है ब्रिटेन कि डेनमार्क उसके साथ ट्रेड करे। जैसे लेट से ब्रिटिश फ्रांस के साथ युद्ध चला, ब्रिटिश का डच के साथ चला, और ब्रिटिश का पोर्टुगीज के साथ चला। हाँ, ये अलग बात है कि पोर्टुगीज के साथ बाद में रिलेशन मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया, तो रिलेशन वो सॉफ्ट हो गया। अच्छा, तुम लोग खुद सोचो कि यदि बॉम्बे को ब्रिटिश को नहीं दिया जाता तो तुमको लगता है कि दमन और दीव को छोड़ देता ब्रिटिश? नहीं ना जी, वो तो एक समधियार वाला रिलेशन हो गया, जिसको बोलते हैं मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया। इसलिए बोला कि चलो सॉफ्ट है पोर्टुगीज, ऐसे ही पोर्टुगीज 3-4 जगह रहने दो ना यार। 61 तक रूल किया पोर्टुगीज ने। यदि बॉम्बे नहीं मिलता ब्रिटिश को, यदि संघर्ष से लेता ब्रिटिश तो बाद में ले ही लेता मारपीट के, वो तो बात सही है, ले ही लेता। तो तुमको लगता नहीं है कि दामन और दीव भी ले लेता आराम से वो? तो पोर्टुगीज, चलो पोर्टुगीज का रिलेशन अच्छा हो गया, मगर डच के देखो, डच को मारा है पकड़ के पोर्टुगीज, उसने ब्रिटिश ने। फ्रेंच के साथ भी यही हुआ है। तो वो वही बोला जा रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे समझो कि ब्रिटेन नहीं चाहता था कि डेनमार्क उस कंट्री के साथ ट्रेड करे जिस कंट्री के साथ ब्रिटेन का युद्ध हो रहा है। तो देखो इसलिए हम कह सकते हैं कि डेनिश कॉलोनीज वेंट टू द डिक्लाइन।
इसलिए डेनिस का जितना भी कॉलोनीज था वो कोई काम का नहीं। अल्टीमेटली क्या है कि ब्रिटिश ने रख लिया सब, यानी कि डेनिस ने, डेनमार्क ने जो भी आसपास का कंट्री में कॉलोनी बनाया था वो सब तुम्हारे ब्रिटिश के अंदर आ गया, क्योंकि उतना पावरफुल ही नहीं है। डेनिस फैक्ट्री जो कि इंपॉर्टेंट नहीं था उस टाइम में, और सब बेच के तुम्हारा ब्रिटिश को बेच के वो चला गया, छोड़ के चला गया देश को। 1845 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेच के वो चल दिया। तो हम कह सकते हैं इसलिए विद्यार्थी लोग कि डेनिस का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है इंडिया में, वो आया थोड़ा बहुत व्यापार किया वो चल दिया, समझे ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेनिस एक्चुअली मिशनरी एक्टिविटी के लिए जाना जाएगा, क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए जाना जाएगा, रेदर देन कमर्शियल एक्टिविटी। कमर्शियल एक्टिविटी के लिए डेनिस नहीं जाना जाएगा, डेनमार्क नहीं जाना जाएगा। आगे देखो ये फिगर देखो कहाँ कहाँ सेटलमेंट था। ट्रेडिंग पोस्ट दिख रहा है तुम लोग को, फैक्ट्री दिख रहा है और सेटलमेंट दिख रहा है। देखो फैक्ट्री कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में था ना स्टूडेंट, देखो यहाँ पे, हाँ ट्रैंकोबार दिखा तुम लोग को जगह, हाँ कैलीकट भी दिख रहा है। कैलीकट में क्या है, फैक्ट्रीज है इसका। कोलाचल में भी दिख रहा है, कोलाचल बताए होंगे तुम लोग को, कोलाचल कल बैटल ऑफ कोलाचल हुआ था, मतलब पिछले क्लास में बैटल ऑफ कोलाचल के बारे में बोले थे। अच्छा बैटल ऑफ कोलाचल में कौन जीता, डच जीता कि वहाँ का जो रूलर है तरवनकोर का वो जीता था, रूलर जीता था तरवनकोर का, नहीं पता है तो क्या, डच हार गया उसमें। और उसके बाद 1759 में जो दूसरा बैटल हुआ बैटल ऑफ बेडारा, उसमें भी हार गया इंग्लिश से। तो दो बैटल बहुत इंपॉर्टेंट था डच की हिस्ट्री में। बिल्कुल देखो वही कोलाचल जगह पे इसका भी सेटलमेंट है, देखो वहाँ पे फैक्ट्री है इसका। बालासोर अभी बताए थे ना, बालासोर, बालासोर वाला एरिया, बालासोर पे आके देखो याद करो, जब स्थिति खराब हुआ कि अटैक करके कासिम बाजार से हुगली पे अटैक किया, तो ब्रिटिश ने भी अटैक किया, ब्रिटिश ने थाना पे भी अटैक किया था, और ब्रिटिश ने साथ साथ तुम्हारा बालासोर पे भी अटैक किया था। तो रिलेशन और ख़राब हो गया। बाद में जाके वो दूसरा कोई आया है, उसने वो सुतांती वाला विलेज ले लिया अपने हाथ में, फिर कालीघाट लिया, फिर तुम्हारा गोविंदपुरा हुआ, और फिर उसके बाद वो अपना कलकत्ता प्रेसिडेंसी बनाया है। तो बालासोर था उसमें भी, समझे ना। अभी बालासोर देखो ट्रेडिंग पोस्ट है, किसके लिए, डेनिस के लिए भी। ये चीज़ तुमको दिख सकता है। और हाँ स्टूडेंट, सबसे खास बात यदि मैं, सेरम पोर्ट देख रहे हो ना, सेरम पोर्ट दिख रहा है ऊपर तुमको, ट्रेडिंग पोस्ट बंगाल वाला रीजन। सबसे खास बात मैं कहना चाहूँगा अंडमान एंड निकोबार के लिए। देखो स्टूडेंट, डेनिस पहला यूरोपियन पावर है जिसने अंडमान एंड निकोबार को कंट्रोल किया था। बात समझे, पहला यूरोपियन पावर है जिसने अंडमान एंड निकोबार को कंट्रोल किया। फिर इसने क्या किया, लगभग 1860s के आसपास इसने ब्रिटेन को दे दिया, क्योंकि ब्रिटेन छोड़ रहा है वो सब जगह। देखो ऊपर में छोड़ के भाग गया ना वो, हाँ। तो ऐसे कुछ 1860 के आसपास होगा, एग्जैक्ट डेट चेक कर लेना। तो ब्रिटेन को दे दिया। अब समझो बहुत कुछ हुआ है अंडमान निकोबार में। 1860s के आसपास आ गया, किसको, ब्रिटेन को आ गया अंडमान निकोबार। 1942 में कुछ हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वार तैयार हो रहा था। 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला है ना। और जानते हो कि जापान राइज कर रहा है। जापान तो बाद में ठंडा हुआ, हिरोशिमा और नागासाकी के बाद, बम फूटने के बाद। तो 1942 में जापान ने अंडमान एंड निकोबार अपने अंदर रख लिया, इंग्लिश को हरा के। ये बहुत ही ऐतिहासिक घटना है। तो यानी कि अंडमान एंड निकोबार अभी तुमको दिखता है, उसको फर्स्ट कॉलोनाइज करने वाला और कोई नहीं, डेनिस है, डेनमार्क वाले लोग सब है। वो फिर ब्रिटिश को दिया अपने हाथ में 1860s के आसपास। 1860 से लेकर 1942 तक ब्रिटेन चलाया है अंडमान निकोबार को। और 1942 में क्या हुआ कि जापान ने आके कैप्चर कर लिया, और वो भी लगभग 1-1.5 साल तक अपने हाथ में रखा। और उसके बाद जापान ने सुभाष चंद्र बोस को वो हैंड ओवर कर दिया था, और वहीं से हमारा आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था, वहीं से हम लड़ने के लिए गए थे। तो अंडमान निकोबार बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और जब भारत में 1950 में संविधान बना, तो फिर अंडमान निकोबार भारत का एक हिस्सा बन गया, वो इंडियन टेरिटरी बन गया। वो आया समझ में, एक हिस्ट्री है अंडमान निकोबार का। तो अंडमान निकोबार का जो हिस्ट्री शुरू होता है वो डेनिस से ही स्टार्ट होता है, समझे। आगे देखो यहाँ पे समझो, तो सिग्निफिकेंस ऑफ डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिस प्रेजेंट भारत में लिटिल सिग्निफिकेंस, कोई खास नहीं है। क्यों, क्योंकि वो अंडर कैपिटलाइज था, पैसा ही नहीं था कंपनी को चलाने के लिए, ना ही उसके पास मिलिट्री, देख रहे हो ना प्रेजेंट, कभी भी उसने मिलिट्री थ्रेट किसी के लिए वो नहीं किया, ना ही मार्केंटाइल थ्रेट, यानी कि उससे कोई ज़रा प्रभावित नहीं हुआ इंडियन इकोनॉमी से, ना ही उतना ज़्यादा नेवल सुप्रीमेसी था इसका। थोड़ा सा अपना इंटरनेशनल ट्रेड में वो अपना सा थोड़ा सा एरिया बना लिया। क्यों, कि जब दो पावर लड़ते थे तो इसको बहुत एडवांटेज मिलता था। मैंने बोला है ये चीज़, समझे। देखो हाँ, ये देखो हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइज यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ऑन द निकोबार आइलैंड्स बिगिंस हियर, देख रहे हो ना, यही ईस्ट इंडिया कंपनी से ही शुरू हुआ है।
निकोबार को कैप्चर करने का, अंडमान निकोबार कैप्चर करने का। देखो वही 1860 बोल रहे थे ना, ऐसे कुछ बोल रहे थे, क्या पीरियड बोल रहे थे हम? हाँ 60s, हाँ। तो 1868 में देखो वहाँ पे लिखा गया है। लेटर देखो निकोबार आइलैंड्स का राइट सब कह सकते हो कि पूरा 1868 में दे दिया गया। किसको? ब्रिटिश को दे दिया गया। अब ब्रिटिश कब तक अपने हाथ में रखा है? 1942 को। 1942 में जब जापान ऑक्युपाई किया, 1-1.5 साल तक अपने हाथ में रखा, फिर सुभाष चंद्र बोस सरकार को दे दिया, आज़ाद हिंद फौज को दे दिया। तो उस समय सुभाष चंद्र बोस जो जी हैं, उन्होंने कहा था कि अंडमान निकोबार का नाम अलग होना चाहिए, समझे? तो उन्होंने उस समय प्रपोजल भी दिया था, नाम शहीद समथिंग नाम दिया था, देख जाके चेक कर सकते हो। तो अंडमान निकोबार थोड़ा सा इस सेंस में भी रिलेटेड है, समझ गए ना? कंप्लीटेड। हाँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एमसीक्यू देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर 1613 वेयर वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट अप अ फैक्ट्री ट्रेडिंग पोस्ट? ये 2006 में पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो इसका आंसर तो तुम लोग जानते हो, डी फॉर डॉग हो जाएगा, सूरत। बिल्कुल सूरत था। आगे देखो, विथ हुज परमिशन डिड द इंग्लिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत? सिफर कैट जहांगीर, 2009 में पूछा गया है। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया है। देखो, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ विच मुगल एम्पायर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? सिफर कैट जहांगीर। तो बैक टू बैक क्वेश्चन पूछा गया, 8 में भी और 9 में भी यूपीएससी प्रीलिम्स में। जानते हो यूपीएससी का हैबिट है, कई बार चीज़ों को रिपीट भी कर देता है वो। आगे देखो, लास्ट वन, विथ रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स इनटू इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो पहला देखते हैं, द पोर्टुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499। ये गलत इन्फॉर्मेशन है ना। गोवा को कैप्चर पोर्टुगीज ने किया था 1510 में किया गया था, अंडर द लीडरशिप ऑफ अल्बर्क्यू। अल्बर्क्यू था ना जी, जो सेकंड गवर्नर थे पोर्टुगीज का। फर्स्ट कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, सेकंड में है ना अफेंसो अल्बर्क्यू, एंड लास्ट जो थे उनका नाम क्या था? हाँ, नुनो तो कहा, समझ रहे हो ना? तो बिल्कुल ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो यही आंसर है। सेकंड भी देख लो, द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम। सही बात है ना? हाँ, ये ट्रेडिंग पोस्ट था, ट्रेडिंग पोस्ट था, सेटलमेंट का। इन इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री इन सूरत इन 1613। ये सही बात है, परमानेंट फैक्ट्री है, करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड लास्ट वन, निकोबार आइलैंड वॉज कॉलोनाइज्ड बाय डेनिश। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, समझ गए ना? कंप्लीटेड।